द लिविंग वर्ल्ड। लिविंग वर्ल्ड का मतलब होता है जीव जगत। अब जो नया सिलेबस आया है एनटीए का, उसमें व्हाट इज लिविंग हेडिंग तो दे रखी है, लेकिन व्हाट इज लिविंग के बारे में डिटेल में नहीं दे रखा। जो नई किताब आई है एनसीईआरटी की, उसमें यहां से दे रखा है डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड, डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड। लेकिन एनटीए के सिलेबस में ये इतना सा छपा हुआ है व्हाट इज लिविंग, तो बताना पड़ेगा। नई किताब में तो नहीं है, लेकिन पुरानी एनसीईआरटी किताब में था, और एनटीए के सिलेबस में भी कुछ ऐसा लिखा हुआ है। तो इतना पोर्शन आपको एक्स्ट्रा पढ़ना पड़ेगा, बहुत ज्यादा नहीं, हल्का सा डिटेल आपको पढ़ना पड़ेगा। नई एनसीईआरटी किताब में यहां से दे रखा है डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड। तो यहां से स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज लिविंग, किसको हम लिविंग मानेंगे? देखो, लिविंग को हम लिविंग मानते हैं कुछ कैरेक्टर्स के आधार पे। वो कैरेक्टर्स जो सभी लिविंग बीइंग में होना चाहिए और किसी नॉन लिविंग में ना हो, उस कैरेक्टर को हम लिविंग बीइंग की डिफाइनिंग प्रॉपर्टी मान सकते हैं, या उस कैरेक्टर के आधार पे हम फला को कह सकते हैं ये लिविंग है। लिविंग और नॉन लिविंग में कैसे भी भेद करोगे? लक्षणों के आधार पर, कैरेक्टर्स के आधार पर। कौन से कैरेक्टर? वो कैरेक्टर जो सभी लिविंग बीइंग के अंदर हो और किसी नॉन लिविंग के अंदर ना हो, उस कैरेक्टर के आधार पर हम किसी चीज को लिविंग कह सकते हैं। जैसे मेटाबॉलिज्म है, मेटाबॉलिज्म सभी जीवों में पाई जाती है, सभी लिविंग बीइंग में होती है, और किसी नॉन लिविंग के अंदर मेटाबॉलिज्म नहीं होती, तो मेटाबॉलिज्म को हम लिविंग बीइंग की डिफाइनिंग प्रॉपर्टी मानते हैं। तो लिविंग को लिविंग कैसे माना जाता है? कुछ लक्षणों के आधार पे। ये आगे अभी हम पढ़ते हैं, लेकिन उसको जानने से पहले दो बातें और हैं। अर्नेस्ट मेयर के बारे में भी लिखा है। अर्नेस्ट मेयर को डार्विन ऑफ 20th सेंचुरी कहते हैं। इनको 20वीं शताब्दी के डार्विन के नाम से संबोधित किया जाता है। दुनिया के 100 महान वैज्ञानिकों में इनकी गिनती होती है, डार्विन के साथ। डार्विन तो बहुत महान था, डार्विन है, मेंडल है, ये सब बहुत जीनियस और महान वैज्ञानिक थे। 20वीं शताब्दी के डार्विन के नाम से किनको कहा गया? अर्नेस्ट मेयर को कहा गया। इनका भी शुमार, इनकी भी गिनती 100 महान वैज्ञानिकों में होती है। अर्नेस्ट मेयर ने कॉन्सेप्ट दिया था बायोलॉजिकल स्पीशीज। अर्नेस्ट मेयर ने कॉन्सेप्ट दिया था स्पीशीज का, एक कॉन्सेप्ट, बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट ऑफ स्पीशीज दिया था। शुरू में जो स्पीशीज के बारे में कुछ चीजें बताई गई थी, जैसे शुरू में कहा गया था स्पीशीज जो होती है वो स्टैटिक है, यानी दुनिया में जो भी स्पीशीज आई हैं उनमें कोई बदलाव नहीं होता है, वैसे ही रहती है। फिर डायनामिक कॉन्सेप्ट आया, लेकिन ना स्टैटिक कॉन्सेप्ट माना जाता है ना डायनामिक कॉन्सेप्ट। डायनामिक मतलब स्पीशीज में बदलाव होता है, डायनामिक कॉन्सेप्ट वो मत याद करो। इन्होंने स्पीशीज का कॉन्सेप्ट दिया था बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट। बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट क्या कहता है? बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन पर आधारित है। अब ये चीजें समझना है तो इस चैप्टर में छोटा सा जरूर है, आज ही खत्म करने का प्रयास हम करेंगे, और लेकिन समझना बहुत कुछ है। एक या दो सवाल कभी कभी आते हैं इससे, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर नहीं है, लेकिन एक दो सवाल तो आते ही हैं। बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट किस पर आधारित है? रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन पर आधारित है। अब रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन का मतलब क्या होता है? रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन का मतलब होता है एक स्पीशीज के मेंबर दूसरे के साथ रिप्रोड्यूस नहीं करते, आइसोलेटेड रहते हैं, अलग रहते हैं। कुत्ता एक स्पीशीज है, बिल्ली एक स्पीशीज है, कुत्ता बिल्ली के साथ रिप्रोड्यूस नहीं करता, तो कुत्ता एक अलग स्पीशीज हो गया और बिल्ली एक अलग स्पीशीज हो गई। तो स्पीशीज किसको मानेंगे? ऐसे जीवों का समूह जो आपस में रिप्रोड्यूस करते हैं और अपने जैसे बच्चे पैदा करते हैं, उसे स्पीशीज कहते हैं। जैसे कुत्ता एक स्पीशीज है, बिल्ली एक स्पीशीज है, शेर एक स्पीशीज है। कुत्ता बिल्ली को दो अलग अलग स्पीशीज क्यों माना जाता है? क्योंकि कुत्ता बिल्ली के साथ रिप्रोड्यूस नहीं करता। यही बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट है। बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट का मतलब एक स्पीशीज के मेंबर
दूसरे स्पीशीज के साथ प्रजनन यानी रिप्रोडक्शन नहीं करते हैं। अगर दो अलग अलग किस्म के जानवर हैं, एक दूसरे के साथ रिप्रोडक्शन नहीं कर रहे, मतलब रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन, तो इसका मतलब ये दो अलग अलग स्पीशीज हैं, दो अलग अलग स्पीशीज हैं। महसूस करके पढ़ना पड़ेगा। ये थोड़ा सा इस तरह का चैप्टर है। ये अगले चैप्टर तो सीधे सीधे ये महसूस करके पढ़ने वाला है। तो स्पीशीज किसे मानोगे? स्पीशीज ऐसे जीवों का समूह जो दूसरे जीवों के साथ प्रजनन नहीं करता। तो कुत्ता और बिल्ली को दो अलग स्पीशीज क्यों माना गया है? क्योंकि कुत्ता और बिल्ली में प्रजनन नहीं होता। ये रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन है। क्या ये? बहुत ज्यादा अगर नहीं याद कर पा रहे तो इतना तो याद ही कर सकते हो। स्पीशीज का बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट किसने दिया? अर्नेस्ट मेयर ने दिया। इतना याद कर लेना। चलो, लिविंग बीइंग्स आर कॉल्ड लिविंग ऑन द बेसिस ऑफ सम कैरेक्टर। लिविंग बीइंग्स को हम लिविंग कह सकते हैं कुछ लक्षणों के आधार पर। हम अपने आसपास देखते हैं तो दो तरह की चीजें नजर आती हैं। लिविंग को एनिमेट कहते हैं, लिविंग को एनिमेट, और नॉन लिविंग चीजों को इनएनिमेट कहते हैं। क्या कहते हैं? इनएनिमेट। तो लिविंग को नॉन लिविंग से कैसे फर्क किया जाए? कैसे किसी चीज को हम लिविंग मान लेते हैं? लिविंग को लिविंग मानते हैं कुछ लक्षणों के आधार पर। ध्यान रखना, मैं बात कहने जा रहा हूं। लिविंग को लिविंग मानते हैं कुछ लक्षणों के आधार पर। वो लक्षण सभी लिविंग बीइंग में होना चाहिए और किसी नॉन लिविंग में नहीं होना चाहिए। तो उस लक्षण के आधार पर हम उसको लिविंग कह सकते हैं। वो लक्षण सभी लिविंग बीइंग में होना चाहिए और किस में नहीं होना चाहिए? किसी नॉन लिविंग में नहीं होना चाहिए। तो उस लक्षण के आधार पर किसी भी चीज को हम लिविंग मान सकते हैं। कुछ लक्षण देखते हैं, कौन कौन से लक्षण के आधार पर हम लिविंग को लिविंग कह सकते हैं। इसमें ग्रोथ है, रिप्रोडक्शन है, मेटाबॉलिज्म है, एबिलिटी टू सेंस एनवायरमेंट एंड गिव अ सुटेबल रिस्पॉन्स। वातावरण को समझ लेना और उसके अनुसार अपनी प्रतिक्रिया देना, इसको कॉन्शियसनेस कहते हैं। इसको कहते हैं कॉन्शियसनेस, चेतना। लिविंग बीइंग्स के पास चेतना है, कॉन्शियसनेस है, जिसके आधार पर ये आसपास के वातावरण को समझ लेते हैं और उचित प्रतिक्रिया देते हैं। अभी हम डिटेल में समझाएंगे। इमर्जेंस अभी हम बताएंगे आगे। इंटरैक्ट, सेल्फ ऑर्गेनाइज, एबिलिटी टू सेल्फ रेप्लिकेट, ये सारे लक्षण हैं। इन लक्षणों के आधार पर अभी हम ये तय करेंगे कि इनमें से कौन से ऐसे लक्षण हैं जिसको हम लिविंग बीइंग की डिफाइनिंग प्रॉपर्टी मानेंगे, जिसके आधार पर हम किसी लिविंग बीइंग को लिविंग बीइंग कह पाएंगे। चलो ग्रोथ को देखते हैं। पहले ग्रोथ जो होती है ये लिविंग के साथ साथ नॉन लिविंग चीजों में भी होती है। लिविंग बीइंग में भी ग्रोथ होती है और नॉन लिविंग चीजों में भी ग्रोथ होती है। अब तुम कहोगे नॉन लिविंग चीजों में कौन से में ग्रोथ होती है? पहाड़ों पे बर्फ जमा हो जाती है, पहाड़ बड़े हो जाते हैं, पहाड़ों की ग्रोथ होती है। सैंड मूंड यानी बालू के जो टीले हैं, उड़ करके बालू आके जमा हो जाती है तो वो भी बड़े हो जाते हैं। तो नॉन लिविंग चीजों में भी ग्रोथ हो रही है। हम लोग लिविंग हैं, हमारे में भी ग्रोथ हो रही है, लेकिन अंतर है, हमारे में ग्रोथ अंदर से होती है, इंट्रिंसिक है। कैसी है? नॉन लिविंग चीजें जैसे बालू का टीला, जैसे पहाड़ में बर्फ जमा होना, ये बाहर से ग्रोथ होती है। नॉन लिविंग चीजों में ग्रोथ बाहर से होती है और लिविंग के अंदर ग्रोथ अंदर से होती है। एक तो ये बात ध्यान रखना, यानी लिविंग के साथ साथ नॉन लिविंग चीजों में भी ग्रोथ होती है। हालांकि ग्रोथ थोड़ी सी अलग तरह की है। नॉन लिविंग चीजों में बाहर से ग्रोथ होती है, एक्सट्रिंसिक है। तो ग्रोथ को हम लिविंग बीइंग की डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं मानते। अगर ऑप्शन हम बदल दें, कहते इंट्रिंसिक ग्रोथ, तो माना जाएगा। इंट्रिंसिक ग्रोथ सभी लिविंग बीइंग में होती है और किसी नॉन लिविंग में नहीं होती। इतना मुश्किल सवाल नहीं आएगा तुम्हारा। तो ग्रोथ को हम लिविंग बीइंग की डिफाइनिंग प्रॉपर्टी क्यों नहीं मानते हैं? क्योंकि ग्रोथ लिविंग के साथ साथ नॉन लिविंग चीजों में भी होती है। बैक्टीरिया की अगर ग्रोथ की बात करें, यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म, यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म में बैक्टीरिया डिवाइड करके दो बैक्टीरिया बनाता है। ये इसका सेल डिवीजन है। इस सेल डिवीजन को हम रिप्रोडक्शन भी कहते हैं। तो बैक्टीरिया में जो सेल डिवीजन है वही रिप्रोडक्शन है और इससे बैक्टीरिया की कॉलोनी ग्रो कर रही है।
बहुत सारे बैक्टीरिया हुए जा रहे हैं, कॉलोनी की ग्रोथ हो रही है। तो यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म में जो सेल डिवीजन है वही रिप्रोडक्शन है। वही क्या है? जो सेल डिवीजन है रिप्रोडक्शन है, वही ग्रोथ भी है। बैक्टीरिया में सेल डिवीजन से नए नए बैक्टीरिया बन रहे हैं, ये सेल डिवीजन भी हो गया, ये रिप्रोडक्शन भी हो गया। बैक्टीरिया की कॉलोनी भी तो बड़ी होती जा रही है, कॉलोनी की ग्रोथ हो रही है। तो कौन से ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जिसमें सेल डिवीजन और रिप्रोडक्शन बोथ आर सेम थिंग? यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म में। ठीक है, इतना जरूर याद रखना, हमने पुरानी किताब में एनसीईआरटी में दे रखा है। तो क्या ग्रोथ को तुम लिविंग बीइंग की डिफाइनिंग प्रॉपर्टी मानोगे? नहीं, क्योंकि ग्रोथ लिविंग के साथ साथ नॉन लिविंग चीजों में, हालांकि नॉन लिविंग चीजों में ग्रोथ बाहर से होती है, एक्सट्रिंसिक है, एक अलग बात है। चलो रिप्रोडक्शन आते हैं। रिप्रोडक्शन लिविंग बीइंग्स में पाया जाता है और नॉन लिविंग में नहीं होता। लेकिन कुछ ऐसे लिविंग बीइंग भी हैं जिनमें रिप्रोडक्शन होता ही नहीं, जैसे खच्चर, जैसे ऐसे ह्यूमन बीइंग जिनके बच्चे ही नहीं हो रहे, स्टेराइल ह्यूमन बीइंग्स, स्टेराइल कपल। तो रिप्रोडक्शन चूंकि सभी लिविंग बीइंग में नहीं होता, कुछ ऐसे लिविंग बीइंग भी हैं जैसे म्यूल हो गया, वर्कर हनी बी हो गए, ये सब रिप्रोड्यूस नहीं करते हैं। मधुमक्खी में जो काम करती वर्कर हनी बी, वो रिप्रोड्यूस नहीं करती, केवल रानी मक्खी करती है। वर्कर हनी बी फीमेल्स होती है, वो रिप्रोड्यूस नहीं करती। और खच्चर जो होता है गधे और घोड़े के क्रॉस से बनता है, म्यूल, वो भी स्टेराइल होता है, वो भी नपुंसक होता है, उसमें भी रिप्रोडक्शन नहीं होता। हम क्या कह रहे हैं? हम कह रहे हैं वो लक्षण सारे लिविंग बीइंग में होना चाहिए और किसी नॉन लिविंग में नहीं होना चाहिए। हालांकि रिप्रोडक्शन किसी नॉन लिविंग में नहीं होता। अब चूंकि सारे लिविंग बीइंग में तो रिप्रोडक्शन होता ही नहीं, तो रिप्रोडक्शन को हम लिविंग बीइंग की डिफाइनिंग प्रॉपर्टी मानते हैं, लेकिन पूर्ण रूप से नहीं मानते। नॉट इंक्लूसिव, इंक्लूसिव कहते हैं पूर्ण रूप से। रिप्रोडक्शन को हम लिविंग बीइंग की डिफाइनिंग प्रॉपर्टी मानते हैं, लेकिन पूर्ण रूप से इसलिए नहीं मानते क्योंकि बहुत सारे लिविंग ऐसे हैं जो स्टेराइल है, जो रिप्रोड्यूस नहीं करते हैं। तो रिप्रोडक्शन को लिविंग बीइंग की डिफाइनिंग प्रॉपर्टी मानोगे? कहोगे हाँ मानेंगे, लेकिन पूर्ण रूप से नहीं मानेंगे। मान सकते हैं, चलो कुछ जीव एक्सेप्शन हो गए। फिर मेटाबॉलिज्म आता है। मेटाबॉलिज्म को हम लिविंग बीइंग की डिफाइनिंग प्रॉपर्टी मानते हैं। इसलिए मानते हैं क्योंकि मेटाबॉलिज्म सभी लिविंग बीइंग्स में पाई जाती है और किसी नॉन लिविंग में नहीं होती। इसीलिए मेटाबॉलिज्म को हम लिविंग बीइंग की डिफाइनिंग प्रॉपर्टी मानते हैं। तो जो भी चीज जिसके अंदर मेटाबॉलिज्म चल रही है उसको हम लिविंग बीइंग की डिफाइनिंग प्रॉपर्टी मानते हैं। यहां पर एक अंतर है, एक मेटाबॉलिज्म होता है, एक मेटाबॉलिक रिएक्शन होता है, दोनों में अंतर है। मेटाबॉलिज्म लिविंग बीइंग के अंदर होती है, लेकिन मेटाबॉलिक रिएक्शन को हम टेस्ट ट्यूब में भी दिखा सकते हैं। तो टेस्ट ट्यूब को लिविंग थोड़ी ना मान लेंगे। मेटाबॉलिज्म को हम लिविंग बीइंग की डिफाइनिंग प्रॉपर्टी मानते हैं, लेकिन मेटाबॉलिक रिएक्शंस को नहीं मानते, क्योंकि मेटाबॉलिक रिएक्शंस को हम टेस्ट ट्यूब में भी दिखा सकते हैं। तो टेस्ट ट्यूब को लिविंग थोड़ी ना कह दोगे। तो मेटाबॉलिज्म लिविंग बीइंग की डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है, मेटाबॉलिक रिएक्शंस मेटाबॉलिज्म है। थोड़ा सा अंतर है, पढ़ने में और अच्छे से पढ़ने में बहुत अंतर है, जो थोड़ा ही लेकिन बहुत है। चलो नेक्स्ट आते हैं। तो हम मेटाबॉलिज्म को लिविंग बीइंग की डिफाइनिंग प्रॉपर्टी मानेंगे, पूर्ण रूप से मानेंगे, लेकिन मेटाबॉलिक रिएक्शंस को नहीं मानेंगे, क्योंकि मेटाबॉलिक रिएक्शंस टेस्ट ट्यूब में भी कराई जा सकती हैं। तो टेस्ट ट्यूब को लिविंग थोड़ी ना कह दोगे। हाँ बोलो। मेटाबॉलिक रिएक्शन अगर टेस्ट ट्यूब में चल रही है तो क्या आप टेस्ट ट्यूब को लिविंग कह दोगे? नहीं, टेस्ट ट्यूब को लिविंग नहीं कहोगे, लेकिन इतना कह सकते हो कि टेस्ट ट्यूब के अंदर लिविंग रिएक्शन चल रही, टेस्ट ट्यूब के अंदर लिविंग रिएक्शन चल रही। ये सही है बात तुम्हारी, लेकिन टेस्ट ट्यूब कैन नॉट बी कॉल्ड एज लिविंग। इनसाइड दिस टेस्ट ट्यूब लिविंग रिएक्शंस आर occurring, बट टेस्ट ट्यूब कैन नॉट बी कॉल्ड एज लिविंग। टेस्ट ट्यूब को लिविंग नहीं मान सकते। सवाल पे देखना आंसर कैसा लिखा है, वही तय हो जाएगा। ठीक, मेटाबॉलिज्म को तो मानेंगे ही, मेटाबॉलिज्म का मतलब सेल चाहिए। मेटाबॉलिज्म ऐसे हवा में नहीं चलती, मेटाबॉलिज्म चलने के लिए कोशिका चाहिए। क्या चाहिए? कोशिका। दुनिया में जितने भी जीव हैं सब में कोशिकाएं होती हैं, कुछ यूनिसेल्युलर हैं, कुछ मल्टी सेल्युलर हैं। जिंदा रहने के लिए एक मुलाकात जरूरी है,
या एक जिंदा रहने के लिए कोशिका जरूरी है? एक कोशिका जरूरी है। क्या जरूरी है? कोशिका जरूरी है। तो सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन को हम लिविंग बीइंग की डिफाइनिंग प्रॉपर्टी मानते हैं। तो एक और ऐड कर लो, मेटाबॉलिज्म के अलावा हम सेल्यूलर, एकदम लेफ्ट साइड में चाहे लिख लेना, प्रॉपर्टीज ऑफ लिविंग बीइंग। लिविंग बीइंग की प्रॉपर्टीज में रिप्रोडक्शन भी हो गया, लेकिन पूर्ण रूप से नहीं है, लेकिन मानते हैं। मेटाबॉलिज्म को हम लिविंग बीइंग की डिफाइनिंग प्रॉपर्टी मानते हैं, बिल्कुल सही है, एकदम सही है। सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन, ये मेटाबॉलिज्म किसके अंदर चलती है? सेल के अंदर, और सभी जीवों में सेल पाई जाती है। तो सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन को सभी लिविंग बीइंग की डिफाइनिंग प्रॉपर्टी माना गया है। सभी जीवों में कोशिकाएं होती हैं और किसी निर्जीव में नहीं होती। सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन को हम लिविंग बीइंग की डिफाइनिंग प्रॉपर्टी मानते हैं। तो कौन कौन से 3 लक्षण हो गए जिसके आधार पर किसी लिविंग को आप लिविंग कह सकते हो? रिप्रोडक्शन पूर्ण रूप से नहीं, लेकिन है, मेटाबॉलिज्म और सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन। चलो आगे आते हैं। एबिलिटी टू सेंस एनवायरमेंट एंड गिव अ सुटेबल रिस्पांस, वातावरण को समझ लेना और उचित प्रतिक्रिया देना, सारा इसको कहते हैं कॉन्शियसनेस। हिंदी में इसे चेतना कहते हैं। सभी जीवों में चेतना होती है। एक क्लेमाइडोमोनास एक सेल का बना है, गलती से ठंडे पानी में चला गया या गर्म पानी में चला गया, तो उसके पास चेतना है, वो गर्म पानी से ठंडे पानी में आ जाता है। तो उसके अंदर क्या मौजूद है? कॉन्शियसनेस। कॉन्शियसनेस यूनिसेलुलर जीवों तक में है। हम लोग हैं, झगड़ा हो रहा है तो हम लोग भी सचेत है कि झगड़ा चल रहा है। अभी गोली वोली चलेगी तो भागने लग जाओगे, तो हम लोग कॉन्शियस है। कैसे हैं हम लोग? कॉन्शियस हैं। यानी सभी जीवों में कॉन्शियसनेस पाई जाती है। वो वातावरण को समझ लेते हैं और उचित प्रतिक्रिया देते हैं। हमने समझ लिया कि झगड़ा, अभी गोली चल सकती है, और जैसी गोली चली भागने लगे, उचित प्रतिक्रिया आ गई, सुटेबल रिस्पांस आ गया। तो यानी सभी जीवों में कॉन्शियसनेस होती है और किसी नॉन लिविंग में कॉन्शियसनेस नहीं होती। तो कॉन्शियसनेस को 100% मानेंगे हम लिविंग बीइंग का डिफाइनिंग फीचर। कॉन्शियसनेस को 100% माना जाएगा लिविंग बीइंग का डिफाइनिंग फीचर। लेकिन कॉन्शियसनेस को डिफाइन करना मुश्किल होता है, क्योंकि हर एक व्यक्ति की कॉन्शियसनेस अलग अलग होती है। अब झगड़ा हो रहा है, जब झगड़ा हो रहा है तो कुछ लोग, झगड़ा ज्यादा होने लगा तो भागेंगे, उनकी कॉन्शियसनेस कह रही भागो। कुछ लोग कहते चलो हम भी मारते चल के मिलके, उनकी कॉन्शियसनेस कह रही चलो मारो। और कुछ लोग कहते चलो फोन लगाओ पुलिस को। तो सबकी कॉन्शियसनेस अलग अलग तरीके से रिस्पॉन्ड कर रही है। तो कॉन्शियसनेस एक ऐसी मनुष्य का कैरेक्टर है, लिविंग बीइंग का कैरेक्टर है, जिसकी डिफिनेशन बहुत मुश्किल है। दिखाई पड़ता है, ऑब्वियस है। पौधों में होता है, लाइट आ रही है, जिधर से लाइट आ रही पौधे किधर मुड़ रहे हैं? पौधे के तने लाइट की तरफ मुड़ जा रहे हैं, कॉन्शियसनेस है। जड़ें किधर जा रही हैं? जिधर पानी है, ग्रेविटी है, ग्रेविटी की तरफ जा रही हैं, सुटेबल रिस्पांस, कॉन्शियसनेस है। पौधे भी रिस्पॉन्ड करते हैं, उनमें भी कॉन्शियसनेस है। अब तो यह भी साबित हो गया कि पौधों में भी दर्द होता है। क्या होता है? दर्द होता है, बस बोल नहीं पाते। वो मुर्गा काट के खा रहे तो मुर्गा चिल्ला रहा है, अरे मुर्गा काट खा रही, ये तो अहिंसा है, ये तो गड़बड़ हो रहा है। पौधे भी तुम काट रहे हो, उनको भी अब दर्द हो रहा है, लेकिन वो बोल नहीं पा रहे हैं। उनके अंदर कॉन्शियसनेस है, उनके अंदर कॉन्शियसनेस है। चलो आगे देखते हैं हम। तो कॉन्शियसनेस को कौन सा ऐसा लिविंग बीइंग का फीचर है जिसको डिफाइन करना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन स्पष्ट है, दिखता है, ऑब्वियस है, वो है कॉन्शियसनेस। वो क्या है? कॉन्शियस। मनुष्य एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है, ह्यूमन बीइंग, जिसमें स्वचेतना है, सेल्फ कॉन्शियसनेस भी है। मनुष्य के अंदर स्वचेतना भी होती है, सेल्फ कॉन्शियसनेस भी है। वो, उसके अंदर शर्म है, लिहाज है, कपड़े पहनता है, वो अपने को भी जानता है। सेल्फ कॉन्शियसनेस का मतलब अपने बारे में जानकारी रखना, कपड़े पहनना, लिहाज करना, गुस्सा करना, ये सब सेल्फ कॉन्शियसनेस है, स्वचेतना है। लेकिन वो व्यक्ति जिसका एक्सीडेंट हो गया, जिसके ब्रेन में चोट आ गई खोपड़ी में, जो कोमा में चला गया, अब उसके कपड़े पहनाओ चाहे कपड़े ना पहनाओ, यानी उसने अपनी सेल्फ कॉन्शियसनेस को खो दिया। लेकिन अभी उसे मरा हुआ हम नहीं मान सकते, क्योंकि बहुत सारे लोग कोमा से बाहर आ जाते हैं। कोमा में आने पर स्वचेतना खत्म हो जाती है, सेल्फ कॉन्शियसनेस खत्म हो गई। अब उस व्यक्ति को हम जिंदा माने या मुर्दा माने, अब सेल्फ कॉन्शियसनेस खत्म हो गई, लेकिन अभी भी उसके अंदर कॉन्शियसनेस है, अभी वो इंजेक्शन को रेस्पॉन्ड कर रहा है।
प्रतिक्रिया दे रहा, जो इंजेक्शन लगाया जा रहा है, अभी उसके अंदर मेटाबॉलिज्म चल रहा है, यानी कॉन्शियसनेस है उसके अंदर, लेकिन उसने अपनी सेल्फ कॉन्शियसनेस को खो दिया। सर पे चोट लग गई, कॉमा में चला गया, सेल्फ कॉन्शियसनेस समाप्त हो गई, लेकिन कॉमा में, लेकिन सेल्फ कॉन्शियसनेस समाप्त होने के बाद फिर वो वापस से कभी कभी कॉमा से बाहर आ गया। तो सेल्फ कॉन्शियसनेस को हम लिविंग बीइंग की डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं मानेंगे, क्योंकि सेल्फ कॉन्शियसनेस समाप्त होने के बाद भी जिंदा है वो, उसमें कॉन्शियसनेस है, वो इंजेक्शन को रिस्पॉन्ड कर रहा है, इंजेक्शन को अपनी प्रतिक्रिया दे रहा है। तो सेल्फ कॉन्शियसनेस जो कि केवल ह्यूमन बीइंग में होती है, उसको हम लिविंग बीइंग की डिफाइनिंग प्रॉपर्टी इसलिए नहीं मानेंगे कि ब्रेन डेथ होने के बाद जो व्यक्ति कोमा में चला गया, जिसने अपनी सेल्फ कॉन्शियसनेस को खो दिया, लेकिन अभी वो मरा नहीं है, अभी वो मरा, तो सेल्फ कॉन्शियसनेस समाप्त होने के बाद भी जिंदा है। तो इसका मतलब सेल्फ कॉन्शियसनेस को हम लिविंग बीइंग की डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं मानेंगे। चलो आगे देखते हैं। इमर्जेंस क्या होता है? सेल से मिलकर के बनता है टिश्यू, सेल से मिलकर के बनाती है टिश्यूज, टिश्यूज मिलकर के बनाते हैं ऑर्गन्स, ऑर्गन्स मिलकर के बनाते हैं ऑर्गन सिस्टम, और ऑर्गन सिस्टम मिलकर बनाते हैं ऑर्गेनिज्म। अब देखो, ये लोअर लेवल है, ये हायर लेवल है। जब हम लोअर से हायर लेवल की तरफ जा रहे हैं, जरा देखना, तो नई नई प्रॉपर्टीज का जन्म हो रहा है। टिश्यूज सेल के से मिलकर के बना है, लेकिन टिश्यूज के अंदर कुछ नई प्रॉपर्टीज आ जाती हैं जो सेल के अंदर नहीं है। टिश्यू से मिलकर के बने हैं ऑर्गन, ऑर्गन के अंदर कुछ नई प्रॉपर्टीज पैदा हो जाती हैं जो उन टिश्यूज के अंदर नहीं है, जिनसे ये मिलकर के बना है। तो जब हम लोअर लेवल से हायर लेवल की तरफ जा रहे हैं, तो नई नई प्रॉपर्टीज का जो इमर्जेंस हो रहा है, नई नई प्रॉपर्टीज का जो जन्म हो रहा है, वो इमर्जेंस है। वो क्या है? इमर्जेंस सभी जीवों में मिलता है, किसी नॉन लिविंग में नहीं होता। तो इमर्जेंस को हम लिविंग बीइंग की डिफाइनिंग प्रॉपर्टी मानते हैं। नहीं समझ में आया? इमर्जेंस जब लोअर लेवल से हायर लेवल की तरफ जा रहे हैं, यानी सेल से जा रहे हैं ऑर्गेनिज्म की तरफ, ऑर्गन सिस्टम की तरफ, तो नई नई प्रॉपर्टीज का जो जन्म हो रहा है, उसको इमर्जेंस कहते हैं। तो यही वाली याद कर लेना, ये लिविंग बीइंग की डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है। लिविंग बीइंग अपने आप को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, सेल्फ ऑर्गेनाइज करते हैं, अपने आप को व्यवस्थित करना, और कोई भी नॉन लिविंग ऐसा नहीं कर पाता। अपने आप को व्यवस्थित करना, सेल्फ ऑर्गेनाइज करना, ये लिविंग बीइंग की डिफाइनिंग फीचर है। एबिलिटी टू सेल्फ रेप्लिकेट और रेप्लिकेट करना, यह भी लिविंग बीइंग की डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है। सारे लिविंग बीइंग बच्चे पैदा करते हैं, रेप्लिकेट करते हैं, उनकी कोशिकाएं 1 से 2 हो जाती हैं। नॉन लिविंग चीजों में ऐसा नहीं होता। तो लिविंग बीइंग की डिफाइनिंग प्रॉपर्टी में क्या क्या आ गए सब? रिप्रोडक्शन, मेटाबॉलिज्म, सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन, कॉन्शियसनेस, इमर्जेंस, सेल्फ ऑर्गेनाइज और रेप्लिकेट। अब जरा फिर से एक बार मैं बोले दे रहा हूं। रिप्रोडक्शन को हम लिविंग बीइंग, ऐसे समझो, वो कैरेक्टर जो सभी लिविंग बीइंग में हो और किसी नॉन लिविंग बीइंग में ना हो, तो उन कैरेक्टर के आधार पर किसी को हम लिविंग मान सकते हैं। रिप्रोडक्शन को हम लिविंग बीइंग का कैरेक्टर मानते हैं, लेकिन कुछ ऐसे लिविंग बीइंग है जिनमें रिप्रोडक्शन होता ही नहीं, जैसे वर्कर हनी बी हो गए, जैसे म्यूल हो गया, जैसे इनफर्टाइल ह्यूमन कपल हो गए, जिनके बच्चे नहीं हो रहे, लेकिन उनको मरा थोड़ी ना मान लेंगे। तो रिप्रोडक्शन को पूर्ण रूप से हम नहीं मानते, नॉट इंक्लूसिव, ये लिविंग बीइंग की डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है। लेकिन किसी नॉन लिविंग में रिप्रोडक्शन नहीं होता, ये भी सत्य है। दूसरा, मेटाबॉलिज्म, मेटाबॉलिज्म सभी लिविंग बीइंग में पाई जाती है और किसी नॉन लिविंग में नहीं होती। तो मेटाबॉलिज्म को हम लिविंग बीइंग की डिफाइनिंग प्रॉपर्टी मानते हैं। लेकिन जब ये मेटाबॉलिज्म कहां चल रही हो? सेल के अंदर, यानी सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन को हम लिविंग बीइंग की डिफाइनिंग प्रॉपर्टी मानते हैं। अगर ये मेटाबॉलिज्म या मेटाबॉलिक रिएक्शन टेस्ट ट्यूब में चल रही है, तो टेस्ट ट्यूब को हम लिविंग बीइंग की डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं मानेंगे, टेस्ट ट्यूब को हम लिविंग नहीं मानेंगे। कॉन्शियसनेस हमने बता दिया। कॉन्शियसनेस का मतलब होता है एबिलिटी टू सेंस एनवायरनमेंट एंड गिव अ सुटेबल रिस्पॉन्स। सभी जीव कॉन्शियस होते हैं। एक नन्हा सा क्लेमाइडोमोनास, उसको ये पता लग गया वो गलती से गर्म पानी में आ गया, वो कॉन्शियस है, उसमें चेतना है, और वो ठंडे पानी में चला जाता है।
गिव अ सुटेबल रिस्पॉन्स। झगड़ा होता है, सबकी कॉन्शियसनेस है और झगड़े के अनुसार अलग अलग लोग प्रतिक्रिया देते हैं, कोई भाग रहा है, कोई उसी में शामिल हो रहा है, कोई पुलिस को बुला रहा। तो कॉन्शियसनेस एक ऐसी चीज है जो हर एक व्यक्ति की अलग अलग तरीके से दिखाई पड़ती है। बहुत ही मुश्किल है इसको डिफाइन करना, लेकिन स्पष्ट है, ऑब्वियस है, दिखती है। सेल्फ कॉन्शियसनेस को नहीं मानते। इमर्जेंस, लोअर लेवल से हायर लेवल की तरफ जाते हैं, जो नई नई प्रॉपर्टीज पैदा होती चली जा रही हैं, इसे इमर्जेंस कहते हैं। ऐसा लिविंग बींग्स में दिखता है, नॉन लिविंग में नहीं दिखता। सेल्फ ऑर्गेनाइज, अपने आप को व्यवस्थित करना, पार्टी करना, ये करना वो करना, ये सब लिविंग बींग कर सकते हैं। नॉन लिविंग चीजें ऐसा ऑर्गेनाइज नहीं कर सकती चीजों को। रेप्लिकेट, 1 से 2 हो जाना, 2 से 4 हो जाना, ये लिविंग बींग की प्रॉपर्टी है। ठीक है, तो ये फाइनली याद कर लेना, क्योंकि इतनी सी चीज में इतना बोलना पड़ा है। इन हायर एनिमल्स एंड प्लांट, ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन आर 2 डिफरेंट प्रोसेस। हायर एनिमल हम लोग हो गए, हम लोग में ग्रोथ अलग है, ग्रोथ के जरिए हमारा शरीर बड़ा हो रहा है, और रिप्रोडक्शन के जरिए बच्चे पैदा कर रहे हैं। ये दोनों बातें अलग है हायर ऑर्गेनिज्म में, लेकिन यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म में दोनों बातें सेम है। यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म में ग्रोथ और रिप्रोडक्शन दोनों सेम होती है। जैसे बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया रिप्रोड्यूस करके ढेर सारे बैक्टीरिया बना रहा है, बैक्टीरिया की कॉलोनी की ग्रोथ हो रही है। बैक्टीरिया डिवाइड करके रिप्रोड्यूस करके ढेर सारे बैक्टीरिया बना रहा है, यानी बैक्टीरिया रिप्रोड्यूस करके ढेर सारे बैक्टीरिया बना रहा है, रिप्रोडक्शन, जिससे कॉलोनी बड़ी होती जा रही है, बैक्टीरिया की ग्रोथ भी हो रही है। तो कौन से जीवों में ग्रोथ और रिप्रोडक्शन दोनों एक ही बातें हैं? यूनिसेलुलर में। इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन आर 2 सेम प्रोसेसेस, इसको हटाना पड़ेगा, या फोटो लेना चाहो तो मैं स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ये सिखाने के लिए क्लास है और इसको तुम्हें याद कराना है पूरा, बस। जहां जरूरत पड़े वो ले सकते हो, तुम्हें जो भी जरूरत पड़े, जो लिखना चाहो लो नोट कर लेना। ये तुम्हारे ऊपर है, ये आखिरी मौका, इसके बाद कोई मौका नहीं है। नीट की तैयारी का आखिरी चांस ही है। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो कह रहा है इंक्रीज इन मास एंड इंक्रीज इन नंबर ऑफ इंडिविजुअल। ग्रोथ से मास बढ़ता, मास का मतलब वजन, जब ग्रोथ होती है तो वजन बढ़ता है। और इंक्रीज इन नंबर ऑफ इंडिविजुअल, इंडिविजुअल की संख्या बढ़ती है, या कह लो कोशिकाओं की संख्या भी तो बढ़ रही है। बैक्टीरिया को समझ लो, बैक्टीरिया में क्या हो रहा है? इंक्रीज इन मास एंड इंक्रीज इन नंबर ऑफ इंडिविजुअल आर ट्विन कैरेक्टर्स ऑफ ग्रोथ। ग्रोथ के 2 लक्षण। ग्रोथ को कैसे पहचानोगे? ग्रोथ होने पर वजन बढ़ता है और हमारे शरीर में कोशिकाओं की संख्या बढ़ रही है। बैक्टीरिया की ग्रोथ हो रही है, बैक्टीरिया की संख्या भी बढ़ रही है, उसका वजन बढ़ रहा है कॉलोनी का। तो ग्रोथ के 2 इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स क्या हैं? ट्विन कहते हैं। दो महत्वपूर्ण लक्षण ग्रोथ के हैं, इंक्रीज इन मास यानी वजन का बढ़ना, और इंक्रीज इन नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स और सेल कह लो, इंडिविजुअल की संख्या बढ़ना। बैक्टीरिया बढ़ते जा रहे हैं, कॉलोनी का मास भी बढ़ता जा रहा है। नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स लाइक माउंटेन्स, बोल्डर्स, सैंड, मोल्ड आल्सो ग्रो। नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट में पहाड़, बर्फ जमा हो जाती, बड़े हो जाते। बोल्डर्स, बड़े पत्थर होते हैं, इन पे मिनरल्स जमा हो जाते, ये भी बड़े हो जाते हैं। गोल बड़े पत्थर को बोल्डर्स कहते हैं। मिनरल्स उड़ करके आए, इन पे जमा होते जाते हैं, ये भी बड़े होते जा रहे हैं। सैंड मून कहते हैं बालू के टीले, बालू उड़ करके आती है, बालू के टीले बड़े होते चले जा रहे हैं। रेगिस्तान वगैरह में देखोगे बालू के टीले नजर आएंगे, सैंड मून, ये भी ग्रोथ शो करते हैं। तो ग्रोथ तो नॉन लिविंग चीजों में भी हो रही है, तो ग्रोथ को हम लिविंग बीइंग की डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं मानेंगे। हालांकि नॉन लिविंग चीजों में ग्रोथ बाहर से होती है, एक्सट्रिंसिक होती है। इन नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट ग्रोथ इज फ्रॉम आउटसाइड, एक्सट्रिंसिक। इन लिविंग ऑर्गेनिज्म ग्रोथ इज फ्रॉम इनसाइड यानी इंट्रिंसिक। ग्रोथ कैन नॉट बी अ डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। ग्रोथ को हम लिविंग ऑर्गेनिज्म की डिफाइनिंग प्रॉपर्टी क्यों नहीं मानते? बिकॉज नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स आल्सो शो ग्रोथ, क्योंकि नॉन लिविंग चीजों में भी ग्रोथ होती है, लेकिन बाहर से होती है, वो एक अलग बात है, एक्सट्रिंसिक है। इन यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म बोथ रिप्रोडक्शन एंड सेल डिवीजन आर 2 सेम प्रोसेस। यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म में जैसे बैक्टीरिया है, वो रिप्रोड्यूस करके 2 बैक्टीरिया, 2 से 4 बैक्टीरिया बना रहा है, और ये रिप्रोडक्शन है, और ये सेल डिवीजन भी तो है। बैक्टीरिया में जो सेल डिवीजन है वही रिप्रोडक्शन है।
सेल डिवीजन से बैक्टीरिया की संख्या बढ़ रही है, संख्या का बढ़ना रिप्रोडक्शन। सेल बैक्टीरिया में सेल डिवीजन हो रहा, 2 बैक्टीरिया 2 से 4 बैक्टीरिया, ये सेल डिवीजन। लेकिन बैक्टीरिया भी तो बढ़ते जा रहे हैं, रिप्रोडक्शन। तो कौन से ऐसे ऑर्गेनिज्म है जिनमें सेल डिवीजन और रिप्रोडक्शन दोनों सेम प्रोसेस है? यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में। सम ऑर्गेनिज्म डू नॉट रिप्रोड्यूस। क्या रिप्रोडक्शन को हम लिविंग बीइंग की डिफाइनिंग प्रॉपर्टी मानेंगे? मानते हैं, लेकिन पूर्ण रूप से नहीं मानते, क्योंकि कुछ ऑर्गेनिज्म है जैसे म्यूल, म्यूल कहते हैं खच्चर, वर्कर बीज जो मधुमक्खी होती है, छत्ते में काम करती है, वो प्रजनन नहीं करती, केवल रानी मक्खी करती है। और इनफर्टाइल ह्यूमन कपल, ऐसे मनुष्य जिनके बच्चे नहीं हैं, उनमें रिप्रोडक्शन तो हो नहीं रहा, क्योंकि कुछ ऐसे जीव है जिनमें रिप्रोडक्शन नहीं होता, जैसे म्यूल हो गया, वर्कर भी। तो रिप्रोडक्शन कैन नॉट बी एन ऑल इंक्लूसिव। एन ऑल इंक्लूसिव का मतलब 100%। रिप्रोडक्शन को 100% हम लिविंग बीइंग की डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं मानेंगे। रिप्रोडक्शन लिविंग बीइंग की डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है, लेकिन पूर्ण रूप से नहीं है, पूर्ण रूप से नहीं है, क्योंकि कोई नॉन लिविंग चीजों में रिप्रोडक्शन नहीं होता। मेटाबॉलिज्म इज ए डिफाइनिंग फीचर ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म विदाउट एक्सेप्शन। मेटाबॉलिज्म को हम लिविंग बीइंग की डिफाइनिंग प्रॉपर्टी मानेंगे बिना अपवाद के, 100%। लेकिन ब्रैकेट में क्या लिखा है देख लेना, इफ मेटाबॉलिज्म अकर्स इन ए सेल। यदि ये मेटाबॉलिज्म सेल में चल रही है, टेस्ट ट्यूब में, सेल में, अगर सेल के अंदर मेटाबॉलिज्म चल रही है तो मेटाबॉलिज्म को हम लिविंग बीइंग की डिफाइनिंग प्रॉपर्टी मानेंगे। सेल में चल रही, इसका मतलब सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन। तो सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन को हम लिविंग बीइंग की डिफाइनिंग प्रॉपर्टी मानते हैं। Therefore, cellular organization of body can be called as defining property of living beings. बिल्कुल सही। Consciousness is the defining property of living organism. सभी जीवों में कॉन्शियसनेस दिखाई पड़ती है, लेकिन सब में अलग अलग की तरह की चेतना होती है। कॉन्शियसनेस को डिफाइन करना मुश्किल होता है, लेकिन स्पष्ट है, दिखती है। द मोस्ट ऑब्वियस यानी कॉन्शियसनेस दिखती है, एंड टेक्निकली कॉम्प्लिकेटेड, तकनीकी रूप से जटिल है, क्योंकि हर एक व्यक्ति की कॉन्शियसनेस उसको अलाउ अलग अलग तरीके की होती है। टेक्निकली कॉम्प्लिकेटेड फीचर है ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म इज कॉन्शियसनेस। कॉन्शियसनेस दिखाई पड़ती है, मोस्ट ऑब्वियस है, दिखती है, लेकिन टेक्निकली कॉम्प्लिकेटेड है। झगड़ा हो रहा है, कुछ लोग झगड़े में शामिल हुए जा रहे हैं, कुछ लोग भाग रहे हैं, कुछ लोग पुलिस को बुला रहे हैं, कुछ लोग मजे ले रहे हैं। तो सबकी कॉन्शियसनेस अलग अलग तरीके से दिखाई पड़ रही है। ह्यूमन बीइंग इज द ओनली ऑर्गेनिज्म हु हैज सेल्फ कॉन्शियसनेस। ह्यूमन बीइंग एक अकेला व्यक्ति जिसको अपने बारे में भी मालूम है, उसमें शर्म है, लिहाज है, उसमें सेल्फ कॉन्शियसनेस भी है। लेकिन सेल्फ कॉन्शियसनेस को हम लिविंग बीइंग की डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं मानते हैं। इसलिए नहीं मानते हैं क्योंकि जिस व्यक्ति के ब्रेन में चोट लग गई, जो कॉमा में चला गया, जिसने अपनी सेल्फ कॉन्शियसनेस को खो दिया लेकिन अभी भी जिंदा है, तो सेल्फ कॉन्शियसनेस खोने के बाद भी जिंदा है, तो सेल्फ कॉन्शियसनेस को लिविंग बीइंग की डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं मानेंगे। ये एक पार्ट हुआ जो पुरानी एनसीईआरटी में 3-4 पेजेस में है। यहां से नई एनसीईआरटी दे रखा है, लेकिन इसमें सवाल होगा, इसमें से ये ध्यान रखना, जो टेस्ट होगा इसमें सवाल होगा। बाकी जो हमने बताया, जो स्लाइड अलग से दिखाई, उनमें सवाल नहीं होगा, लेकिन इसमें से होगा, क्योंकि एनटीए के सिलेबस में व्हाट इज लिविंग लिखा हुआ है। अब इधर आओ, डायवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड। अब जीव जगत में विविधताएं, डायवर्सिटी कहते हैं विविधता। इतने सारे विविध प्रकार के जीव पाए जाते हैं, इस जीव जगत में विविध प्रकार के जीव पाए जाते हैं, ये डाइवर्सिटी है। क्या है? इसको बायोडायवर्सिटी भी कह सकते हो, जैव विविधता। ईच डिफरेंट काइंड ऑफ प्लांट, एनिमल और ऑर्गेनिज्म दैट यू सी रिप्रेजेंट अ स्पीशीज। कोई भी तुम रास्ते में पेड़ देखा, पीपल का पेड़, कोई एनिमल देखा, कुत्ता, कोई ऐसा ऑर्गेनिज्म देखा, घोड़ा, तो ये सब स्पीशीज है। पीपल भी एक स्पीशीज है, कुत्ता भी एक स्पीशीज है, और घोड़ा भी एक स्पीशीज है। रास्ते में जो भी तुम देखते आ रहे हो, चाहे वो कोई पौधा हो, चाहे वो कोई एनिमल हो, वो एक स्पीशीज है। हम लोग भी क्या हैं? हम लोग स्पीशीज है। सेपियंस स्पीशीज नहीं होता है। होमो सेपियंस में कहते हो सेपियंस स्पीशीज है, होमो सेपियंस में सेपियंस स्पीशीज नहीं है, होमो सेपियंस स्पीशीज है। होमो सेपियंस एक स्पीशीज है, सेपियंस स्पेसिफिक नेम है, सेपियंस स्पेसिफिक नेम है, वो स्पीशीज नहीं है। होमो सेपियंस स्पीशीज होता है, ध्यान रखना। तो जो भी जीव तुम्हें नजर आ रहे हैं वो एक स्पीशीज है। कुत्ता एक स्पीशीज, बिल्ली एक स्पीशीज, घोड़ा एक स्पीशीज, गधा एक स्पीशीज।
टोटल स्पीशीज नोन एंड डिस्क्राइब्ड रेंज बिटवीन, टोटल स्पीशीज जो खोजी गई हैं जिनका वर्णन किया गया है वो लगभग है 1.7 टू 1.8 मिलियन। इस पृथ्वी पर इस जीव जगत में कितनी स्पीशीज खोजी गई हैं? 1.87 टू 1.8 मिलियन। 1 मिलियन होता है 10 लाख, 10 lakhs। 1 मिलियन 10 लाख के बराबर होता है, तो 1.7 मिलियन हो गया 17 लाख, 17 लाख, और 1.8 हो गया 18 लाख। तो अभी कितनी स्पीशीज खोजी गई है? 17 से 18 लाख स्पीशीज खोजी गई है। लेकिन रॉबर्ट मे के अनुसार, रॉबर्ट मे आगे पढ़ेंगे इकोलॉजी में, उन्होंने बताया इस दुनिया में लगभग 7 मिलियन यानी 70 लाख किस्म के जीव जंतु हैं। रॉबर्ट मे का अनुमान कितना है? रॉबर्ट मे का अनुमान है, ये लिख लेना, आता है, एक बार आ चुका है, 7 मिलियन है। कितनी स्पीशीज है? 7 मिलियन का मतलब 70 लाख। इस पृथ्वी पर 70 लाख तरह की स्पीशीज है। हिंदू माइथोलॉजी के अनुसार 84 लाख योनियां हैं। कितनी योनियां हैं? तो 70 लाख के आसी पास है, 84 लाख योनियां हैं, यानी 70 लाख, मिलता जुलती वैल्यू है। रॉबर्ट में भी ऐसा कह रहा है कि 70 लाख तरह के जीव जंतु इस पृथ्वी पर है, जिसमें केवल इतने ही खोजे गए हैं। कितने? 17 से 18 लाख ही खोज पाए हैं, यानी 1.7 टू 1.8 मिलियन। यह भी सवाल आ चुका है और यह भी सवाल आ चुका है, दोनों आ चुके हैं। आगे देखो, तरह तरह के जीव मिलकर के बनाते हैं जैव विविधता, बायोडाइवर्सिटी। दिस रिफर्स टू बायोडाइवर्सिटी और द नंबर एंड टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट ऑन अर्थ। कितने तरह के जीव इस पृथ्वी पर हैं और उनकी कितनी कितनी संख्या है, ये सब मिलकर के जैव विविधता बनाते हैं। जैसे एक जंगल जाओगे, एक जंगल में 20 स्पीशीज रहती है, तो ये नंबर ऑफ स्पीशीज हो गई, और हर एक स्पीशीज के कितने कितने इंडिविजुअल हैं। नंबर ऑफ स्पीशीज को कहते हैं स्पीशीज रिचनेस, स्पीशीज रिचनेस। और हर एक इंडिविजुअल के कितने कितने बच्चे हैं, स्पीशीज इवेननेस। ये स्पीशीज दोनों को मिला के बनती है जैव विविधता। सिंपल भाषा में समझो, ये सब आके इकोलॉजी में सिखाएंगे। देखो इसका मतलब क्या हुआ, बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी का मतलब होता है हिंदी में जैव विविधता। इस पृथ्वी पर तरह तरह के जो जीव हैं, ये सब मिलकर के बनाते हैं जैव विविधता। तरह तरह के जीव और हर एक जीव के कितने कितने बच्चे हैं, सब मिलकर के बनाते हैं जैव विविधता। तरह तरह की स्पीशीज, स्पीशीज रिचनेस। हर एक स्पीशीज के कितने बच्चे, स्पीशीज इवेननेस। हर एक स्पीशीज के कितने इंडिविजुअल, स्पीशीज इवेननेस। दोनों मिलकर बनाते हैं जैव विविधता। टोटल स्पीशीज कितनी खोज ली गई? 1.7 टू 1.8 मिलियन, बिल्कुल सही। लेकिन अनुमानित कितना है? 7 मिलियन, यानी 70 लाख हैं इस पृथ्वी के ऊपर। देयर इज नीड टू स्टैंडर्डाइज द नेमिंग ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। किसी भी ऑर्गेनिज्म का नाम रखने का कोई स्टैंडर्ड तरीका होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? क्योंकि वो जीव पूरी दुनिया में एक ही नाम से जाना जाए और कोई कंफ्यूजन ना हो। क्योंकि लोकल नाम बड़े खतरनाक होते हैं। जैसे मान लो कुत्ता एक स्पीशीज है, हमने उसको कह दिया कुत्ता, गांव में कह रहा है कुकुर, अंग्रेज कह रहा है डॉग, तो कंफ्यूजन पैदा हो रहा है। ये एक ही स्पीशीज के 3 नाम हैं या 3 अलग अलग स्पीशीज हैं? तो नाम रखने का कुछ उचित तरीका चाहिए, कोई स्टैंडर्ड तरीका होना चाहिए, ताकि वो स्पीशीज पूरी दुनिया में एक ही नाम से जानी जाए। जैसे मटर का नाम रख दिया पाइसम सटाइवम। अब तुम यहां पाइसम सटाइवम लो, गांव में लो, इंग्लैंड में लो, अमेरिका में, सबका मतलब मटर ही होगा। क्या होगा? सबके दिमाग में मटर की पिक्चर बन जाएगी। तो जीव का नाम रखने का कोई स्टैंडर्ड तरीका होना चाहिए। नाम रखने की प्रक्रिया को नॉमेनक्लेचर कहते हैं। क्या कहते हैं? नॉमेनक्लेचर कहते हैं। तो देयर इज अ नीड टू स्टैंडर्डाइज द नेमिंग ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म सच दैट अ पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म इज नोन बाय द सेम नेम ऑल ओवर द वर्ल्ड। जीवों का नाम रखने का कोई स्टैंडर्ड तरीका होना चाहिए, जिससे कि वो जीव पूरी दुनिया में एक ही नाम से जाना जाए और कोई कंफ्यूजन ना हो। क्योंकि लोकल नाम कंफ्यूजन पैदा करते हैं। नाम रखने की प्रक्रिया को नॉमेनक्लेचर कहते हैं। नाम रखने की प्रक्रिया को नॉमेनक्लेचर कहते हैं। नॉमेनक्लेचर और नेमिंग इज ओनली पॉसिबल व्हेन द ऑर्गेनिज्म इज डिस्क्राइब्ड करेक्टली।
नाम सही तभी रखा जाएगा जब उस जीव का सही से वर्णन किया गया हो। उस जीव का सही से वर्णन करना पड़ता है, तब नाम सही आता है। इसको ऐसे समझो, मान लो तुम ऑस्ट्रेलिया गए, ऑस्ट्रेलिया में तुमने कोई नया जीव खोज लिया, या अमेज़न के जंगल गए, वहां पे तुमने कोई नया जीव खोजा, तो सबसे पहले उसके कैरेक्टर्स देखोगे। क्या देखोगे? कैरेक्टर्स। तो सबसे पहले हो गया कैरेक्टराइजेशन। क्या हो गया? कैरेक्टराइजेशन। कैरेक्टराइजेशन का मतलब उसके लक्षणों का अध्ययन किया, इसको डिस्क्रिप्शन भी कहते हैं। कैरेक्टराइजेशन का मतलब उसका वर्णन, उसके लक्षणों का वर्णन। तो सबसे पहले उसके तुमने लक्षण देख लिए, लक्षण की बेसिस पर तुमने उसको पहचान लिया, ये एक मैमल है। ये क्या है? मैमल है। लक्षण देख के उसमें मेमोरी ग्लैंड देखा, बॉडी पर हेयर देखा, एक्सटर्नल ईयर देखा, ये सारे लक्षण उसमें दिख रहे थे। तो उसके आधार पर तुमने पहचान लिया। पहचानना मतलब आइडेंटिफिकेशन। क्या हो गया? आइडेंटिफिकेशन हो गया कि ये कोई मैमल है। अब इसको क्लासिफाई करेंगे, मैमेलिया में रख देंगे। किस में रख देंगे? मैमेलिया में रख देंगे। क्लास मैमेलिया, क्लासिफिकेशन। अब नाम रखेंगे, लास्ट में नाम रखा जाएगा, तो सही नाम पड़ेगा। नाम किसके आधार पे किया जाता है? लक्षणों के आधार पे। आगे कहीं लिखा होगा ये सीक्वेंस, एंड उसको हाईलाइट कर लेना, आगे होगा। जब किसी जीव का नाम रखा जाता है, तो सबसे पहले कैरेक्टर से स्टडी किए जाते हैं, उसको डिस्क्रिप्शन या कैरेक्टराइजेशन कहते हैं। कैरेक्टर की बेसिस पर तुमने उस जीव को थोड़ा पहचान लिया, ये कुछ मैमल जैसा दिख रहा है, पहचानना आइडेंटिफिकेशन है। फिर उसको क्लास मैमेलिया में डाल दिया, मैमेलिया में क्लासिफिकेशन, फिर उसका नाम रखा जाएगा। नाम पहले रखना गलत साबित हो जाएगा, नाम लक्षणों के आधार पे सही आएगा। बहुत सारे हैं, किसी व्यक्ति की आंखें ही नहीं है, आंख का अंधा और नाम रख दिया नयन सुख, तो गलत हो जाएगा। आंख का अंधा था, नाम नयन सुख। बहुत उल्टे सीधे काम करता था, नाम रख दिया सुशील। क्या रख दिया? सुशील रख दिया, तो गलत हो गया ना। नाम किसके आधार पे होगा? कैरेक्टर्स के आधार पे सही नाम आएगा। कैरेक्टराइजेशन के बाद हो गया आइडेंटिफिकेशन, पहचान लिया, फिर क्लासिफिकेशन और फिर नाम रखा जाएगा, तो नाम बिल्कुल सही आएगा। तो ये सीक्वेंस ध्यान रखना, शायद आ जाए। Nomenclature or naming is only possible when the organism is described correctly. सही नाम रखना तभी संभव है जब उस जीव का सही से वर्णन होगा, उसके लक्षणों को सही से अध्ययन करेंगे। कैरेक्टराइजेशन, कैरेक्टराइजेशन के बाद हमने उसको पहचान लिया कि ये कोई मैमल जैसा दिख रहा है। पहचान लेना मतलब आइडेंटिफिकेशन, पहचान लेना मतलब आइडेंटिफिकेशन। पौधों के साइंटिफिक नेम रखने के लिए सिद्धांत और कुछ क्राइटेरिया बनाए हैं कि उनका पालन करने के बाद ही पौधों का नाम रखना पड़ेगा। कोई नया पौधा तुमने खोजा, उस पौधे का नाम रखने के लिए तुम्हें उन सिद्धांतों का, उन क्राइटेरिया का पालन करना पड़ेगा जो इन्होंने बनाए हैं। इंटरनेशनल कोड फॉर बोटैनिकल नॉमेनक्लेचर, आईसीबीएन ने बनाए हैं। दुनिया में एक संस्था बना दी गई पौधों का नाम रखने के लिए, उसने कुछ सिद्धांत बनाए हैं। उन सिद्धांत का अनुपालन करके आप किसी पौधे का नाम रख पाएंगे। तो पौधों का नाम रखने के लिए प्रिंसिपल और क्राइटेरिया किसने बनाए? एक संस्था ने बनाए हैं, आईसीबीएन। आईसीबीएन को कहते हैं इंटरनेशनल कोड फॉर बोटैनिकल नॉमेनक्लेचर। एनिमल का नाम रखने के लिए भी संस्था बन गई, उसने भी कुछ सिद्धांत बनाए हैं, उन सिद्धांत के आधार पर ही नाम रखना पड़ेगा। इन प्रिंसिपल और क्राइटेरिया के आधार पर एनिमल्स का नाम रखना पड़ेगा। एनिमल के नाम रखने के लिए प्रिंसिपल और क्राइटेरिया किसने बनाए? इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर, आईसीजेडएन ने बनाए। इसके बनाए आईसीजेडएन ने। तो नाम सही कैसे होगा? जब उसके कैरेक्टर से स्टडी करोगे। कैरेक्टर्स के आधार पे तुमने उसे पहचान लिया, आइडेंटिफाई कर लिया, फिर उसे क्लासिफाई किया और फिर नाम रखा नॉमेनक्लेचर। ये सीक्वेंस ध्यान रखना। पौधों का नाम रखने के लिए सिद्धांत इन्होंने बनाए हैं, इंटरनेशनल कोड फॉर बोटैनिकल नॉमेनक्लेचर। एनिमल्स का नाम रखने के लिए सिद्धांत ये बनाए हैं इन्होंने, आईसीजेडएन, इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर। साइंटिफिक नेम एंश्योर दैट ईच ऑर्गेनिज्म हैज ओनली वन नेम। साइंटिफिक नेम ये निश्चित करते हैं, एंश्योर का मतलब निश्चित करते हैं
कि कोई भी जीव पूरी दुनिया में एक ही नाम से जाना जाएगा। कोई भी जीव का एक ही नाम है, ये साइंटिफिक नेम इंश्योर करते हैं, सुनिश्चित करते हैं। जैसे मटर का नाम, मैंगो का नाम लिख लो, चलो मैंगो दे रखा है इन्होंने, मैंगो का नाम रख दिया मैंजीफेरा, मैंजीफेरा इंडिका, मैंगो का नाम रख दिया मैंजीफेरा इंडिका, ठीक है, ये मैंगो का हो गया। अब मैंजीफेरा इंडिका इंडिया में बोलो, मैंजीफेरा इंडिका चाइना में बोलो, मैंजीफेरा इंडिका अमेरिका में बोलो, सबका मतलब मैंगो होता है। सबका मतलब क्या हो गया? मैंगो। पूरी दुनिया में एक ही नाम चलता है मैंगो का, वो ये है। इसमें जो पहला शब्द है वो जेनेरिक नेम है। कौन सा ये है? ये जेनेरिक नेम है। हर एक ऑर्गेनिज्म के नाम में दो शब्द नजर आ रहे हैं। पहला शब्द किसको बता रहा है? ये मैंजीफेरा, ये जेनेरिक नेम या जीनस कहलाता है। जेनेरिक नेम या इसे जीनस कहते हैं, जबकि इंडिका जो है वो स्पेसिफिक एपिथेट है या स्पेसिफिक नेम है। इसको साधारण भाषा में स्पीशीज कह देते हैं, लेकिन ये स्पीशीज नहीं है। मैंजीफेरा इंडिका स्पीशीज है, ये पौधा, ये स्पीशीज है। इंडिका स्पेसिफिक नेम है जिसको स्पेसिफिक एपिथेट कहते हैं। तो हर एक जीव के नाम में कितने शब्द नजर आ रहे हैं? दो शब्द नजर आ रहे हैं। जैसे आम मैंगो का नाम क्या है? मैंगो का एक नाम जो पूरी दुनिया में चलता है, मैंजीफेरा इंडिका, जिसमें मैंजीफेरा शब्द ये जेनेरिक नेम यानी जीनस है, और इंडिका ये स्पेसिफिक एपिथेट या स्पेसिफिक नेम है। किसी जीव के नाम में जो दो शब्द होते हैं, इस क्लासिफिकेशन को कहते हैं बाइनोमियल। इस नॉमेनक्लेचर को कहते हैं बाइनोमियल। दिस सिस्टम ऑफ प्रोवाइडिंग अ नेम विथ टू कंपोनेंट, नाम रखने की वो प्रक्रिया जिसमें दो कंपोनेंट है, यानी दो शब्द होते हैं, ऐसे को बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर कहते हैं। तो बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर में किसी भी जीव के नाम में कितने शब्द होते हैं? दो वर्ड होते हैं, एक जेनेरिक नेम है और एक स्पेसिफिक एपिथेट। मैंजीफेरा जेनेरिक नेम है और इंडिका स्पेसिफिक एपिथेट है। बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर लीनियस ने दिया था, कैरोलस लीनियस ने दिया था। 1753 से ये माना जाता है, और ये स्वीडन के थे। ये कहां के रहने वाले थे? स्वीडन के। कैरोलस लीनियस ने बाइनोमियल क्लासिफिकेशन या बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर दिया। अब मैंजीफेरा में देखो आकर के, द साइंटिफिक नेम ऑफ मैंगो इज रिटन एज मैंजीफेरा इंडिका। इन दिस नेम मैंजीफेरा रिप्रेजेंट द जीनस, while indica is a particular species or a specific epithet। मैंजीफेरा इंडिका में मैंजीफेरा जीनस है और इंडिका जो है वो स्पेसिफिक नेम या स्पेसिफिक एपिथेट है। साधारण भाषा में लोग स्पीशीज इसे कह देते हैं, लेकिन ये गलत है। ये स्पेसिफिक एपिथेट या स्पेसिफिक नेम है। चलो, यूनिवर्सल रूल्स ऑफ नॉमेनक्लेचर। नाम रखने में कुछ नियम का पालन करना पड़ेगा। पौधों के लिए ये नियम और सिद्धांत किसने बनाए? ICBN ने, और एनिमल्स के लिए ICZN ने बनाए। यहां पर कुछ नियम दे रखे हैं, उनका पालन करना पड़ेगा। चलो, चार पांच नियम दे रखे हैं, इनको पढ़ लेते हैं पहले चारों नियम को। पहला नियम, बायोलॉजिकल नेम्स आर जनरली इन लैटिन एंड रिटन इन इटैलिक्स। बायोलॉजिकल नेम्स लैटिन भाषा में लिखे जाएंगे। पहला नियम क्या बना दिया इन लोगों ने? चाहे वो प्लांट हो चाहे एनिमल हो, बायोलॉजिकल नेम किस भाषा में लिखे जाएंगे? लैटिन भाषा। लैटिन भाषा क्यों सेलेक्ट की गई? क्योंकि लैटिन एक डेड लैंग्वेज है। लैटिन इज ए डेड लैंग्वेज। डेड लैंग्वेज का मायने ये होता है, ये बोलचाल की भाषा नहीं है और इसमें बहुत ज्यादा रूपांतरण नहीं हो सकते। जैसे संस्कृत है, संस्कृत यहां नहीं बोली जाती, डेड लैंग्वेज है। और संस्कृत बिल्कुल मैथ जैसी है, इसमें कोई ज्यादा रूपांतरण नहीं हो सकते। तो वो भाषा जो बोलचाल की ना हो और जिसमें ज्यादा आप चेंजेस नहीं कर सकते, वो डेड होती है। वो कैसी लैंग्वेज है? तो लैटिन भाषा को लिया गया क्योंकि ये बोलचाल की भाषा नहीं है। लैटिन भाषा को हमेशा इटैलिक्स में लिखा जाता है। लैटिन भाषा के शब्द हमेशा कैसे लिखे जाते हैं? इटैलिक्स का मतलब तिरछे, इटैलिक्स का मतलब तिरछे लिखे जाते हैं। तो पहला नियम क्या आ गया कि बायोलॉजिकल नेम लैटिन भाषा में लिखना पड़ेंगे। तो पाइसम सटाइवम लैटिन भाषा के शब्द हैं, मैंजीफेरा इंडिका लैटिन भाषा के शब्द हैं, पैंथेरा लियो लैटिन भाषा के शब्द हैं। तो सारे लैटिन भाषा में नाम होना चाहिए। लैटिन भाषा क्यों सेलेक्ट किया गया? क्योंकि ये डेड लैंग्वेज है, इसमें कोई खास रूपांतरण नहीं होंगे और ये बोलचाल की भाषा भी नहीं है।
दे आर डराइव्ड फ्रॉम लैटिन इर्रेस्पेक्टिव ऑफ देयर ओरिजिन। नाम लैटिन भाषा में ही रखे जाएंगे, वो जीव कहीं भी खोजा गया हो, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ देयर ओरिजिन। तुमने वो कोई जीव ऑस्ट्रेलिया से खोजा, लेकिन नाम तुम्हें रखना पड़ेगा कौन सी भाषा में? पूरी दुनिया में वो जीव कहीं पर भी ओरिजिनेट किया हो, कहीं से भी खोजा गया हो, नाम हमेशा लैटिन में। तो पहला रूल क्या हो गया? कोई भी दुनिया का जीव है, इसका नाम किस भाषा में रखा जाएगा? लैटिन भाषा में। और लैटिन भाषा हमेशा तिरछे में होती है। कैसे होती है? इटैलिक्स में लिखी जाती है। द फर्स्ट वर्ड इन ए बायोलॉजिकल नेम रिप्रेजेंट द जीनस। मैंजीफेरा में मैंजीफेरा हो गया जीनस, पहला शब्द, while the second component denotes the specific epithet। जो इंडिका हो गया, जो सेकंड वर्ड है वो क्या हो गया? स्पेसिफिक एपिथेट। तो दूसरा रूल हो गया। पहले दो रूल क्या हो गए? किसी भी जीव का नाम रखने के लिए कौन सी भाषा का इस्तेमाल करना पड़ेगा? लैटिन भाषा का। वो जीव दुनिया में कहीं भी खोजा गया हो, ये मायने नहीं रखता, नाम लैटिन में ही जाएगा। और लैटिन भाषा तिरछी लिखी जाती है। पहला जो शब्द होता है किसी भी जीव के नाम में, जो पहला शब्द है वो जीनस है, और दूसरा शब्द है स्पेसिफिक एपिथेट या स्पेसिफिक नेम। बोथ द वर्ड्स इन ए बायोलॉजिकल नेम व्हेन हैंड रिटन, जब हाथ से लिखोगे। देखो किताब में तो ये तिरछे छपते हैं, लेकिन हाथ से लिखने पर तुम अंडरलाइन करोगे ऐसे। जब हाथ से लिखोगे तो इसको अंडरलाइन करना पड़ेगा। जीनस की अंडरलाइन अलग होगी, इंडिका की अंडरलाइन अलग होगी। दोनों को ऐसे मिला मत देना, ये गलत हो जाएगा। तो जब भी ये नाम लिखे जाते सेपरेटली अंडरलाइन। सेपरेटली अंडरलाइन का मतलब जीनस की अंडरलाइन अलग, स्पेसिफिक नेम की अंडरलाइन अलग होनी चाहिए। और प्रिंटेड इन इटैलिक्स, और जब ये छपेंगे तो हमेशा इटैलिक्स में छपेंगे। हाथ से जब लिखे जाएंगे तो जीनस की अंडरलाइन अलग करनी पड़ेगी और स्पेसिफिक नेम की अंडरलाइन अलग करनी पड़ेगी। और जब किताब में छपेंगे तो हमेशा तिरछे छपेंगे। तिरछा छपना इंडिकेट करता है लैटिन ओरिजिन को। जब भी कोई किताब देखना, किसी भाषा की किताब, अगर कुछ शब्द तिरछे छपे उसमें, तो निश्चित रूप से लैटिन भाषा के। किसके हैं? लैटिन भाषा कहीं पर भी छपती है तो उसके शब्द हमेशा तिरछे ही होते हैं, इटैलिक्स। अगर किसी भी किताब में, तुम दुनिया की कोई किताब देख रहे हो, कुछ शब्द उसमें इटैलिक्स में लिखे हैं, तो वो निश्चित रूप से कौन सी भाषा के हैं? लैटिन भाषा को बताते हैं। लैटिन हमेशा तिरछी लिखी जाती है, तिरछी मतलब छपती है। जब हाथ से लिखी जाएगी तो हमेशा अंडरलाइन, जीनस की अंडरलाइन अलग होगी, स्पेसिफिक नेम की अंडरलाइन अलग। द फर्स्ट वर्ड डिनोटिंग द जीनस स्टार्ट्स विद ए कैपिटल लेटर। पहला लेटर जो जीनस को बताता है, उसका पहले शब्द मैंजीफेरा जो कि जीनस को बताता है, पहला वर्ड, उसका पहला लेटर कैपिटल होता है। जीनस का पहला लेटर कैपिटल होता है, जबकि स्पेसिफिक नेम का पहला लेटर स्मॉल होता है। द फर्स्ट वर्ड डिनोटिंग द जीनस स्टार्ट्स विद ए कैपिटल लेटर। पहला जो वर्ड है मैंजीफेरा, उसका पहला लेटर, मैंजीफेरा शब्द का पहला लेटर कैपिटल होता है, जैसे कैपिटल एम है। While the specific epithet starts with a small letter, specific epithet small letter से शुरू होता है। बिल्कुल सही। नेम ऑफ द ऑथर, जिस व्यक्ति ने इसका नाम रखा है, इसकी खोज की है, उसका नाम बाद में आता है इसके, उसको बाद में लिखते हैं, और उसको कभी भी अंडरलाइन नहीं किया जाता और शॉर्ट में लिखा जाता है। जैसे ये LINN लिख दिया। ऑथर का नाम का मतलब जिसने इस पौधे को खोजा था, जिसने इस पौधे का नाम रखा था, उसका ऑथर का नाम बाद में आता है। नेम ऑफ द ऑथर अपीयर्स आफ्टर द स्पेसिफिक एपिथेट। स्पेसिफिक एपिथेट के बाद ऑथर का नाम आता है जिसने ये नाम रखा है। यहां पर लिन लिखा है, लेकिन ऑथर का नाम आता है एब्रिविएटेड फॉर्म में। एब्रिविएटेड का मतलब शॉर्ट फॉर्म में। पूरा नहीं लिखा कैरोलस लिनियस, पूरा नहीं लिखा जाएगा कैरोलस लिनियस, शॉर्ट में आ गया LINN, लीनियस हो गया। इसको कहते हैं एब्रिविएटेड फॉर्म, शॉर्ट फॉर्म। नेम ऑफ द ऑथर अपीयर्स आफ्टर द स्पेसिफिक एपिथेट एट द एंड ऑफ बायोलॉजिकल नेम। बायोलॉजिकल नेम के बाद में आता है ऑथर का नाम, एंड इज रिटन इन एन एब्रिविएटेड फॉर्म। एब्रिविएटेड फॉर्म का मतलब शॉर्ट में। लीनियस का शॉर्ट हो गया लिन, शॉर्ट में लिखा जाता है। ये क्या बताता है?
इट इंडिकेट्स दैट दिस स्पीशीज वाज फर्स्ट डिस्क्राइब्ड बाय, बताता कि मैंजीफेरा इंडिका जो स्पीशीज है इसको सबसे पहली बार इसका वर्णन लीनियस ने किया था। इसको अंडरलाइन भी नहीं करते, ध्यान रखना, ये अंडरलाइन नहीं होता। तो ऑथर का नाम स्पीशीज के नाम के बाद आता है, मैंजीफेरा इंडिका के बाद आया लीनियस, ये ऑथर का नाम है जिसने इस नाम को रखा होगा, लेकिन एब्रीविएटेड फॉर्म में है, शॉर्ट फॉर्म में है। इट इज नेवर अंडरलाइन, इसको अंडरलाइन नहीं किया जाता जब हाथ से लिखा जाएगा। हाथ से लिखा जाएगा, इसको अंडरलाइन करोगे, इसको अंडरलाइन करोगे, इसको कभी भी अंडरलाइन नहीं किया जाता। चलो अब आते हैं, यहां से नई चीज शुरू हो रही, इतना पार्ट अलग हो गया, अब यहां से थोड़ा और अलग देखते हैं क्या। बहुत मन से सीखना, क्योंकि ये देखने में तो पहला चैप्टर है लेकिन बड़ा खतरनाक चैप्टर में से एक है। चलो हम लोग आगे देखते हैं। चारों रूल बताओ क्या हुए, बायोनोमियल नॉमेनक्लेचर, यूनिवर्सल रूल। पहला हो गया कि बायोलॉजिकल नेम लैटिन भाषा में लिखे जाएंगे और इटैलिक्स में, सारे नाम दुनिया के लैटिन भाषा में ही होंगे, ये मायने नहीं रखता वो जीव कहां से खोजा गया है। पहला नियम, हर एक जीव के नाम में दो शब्द है, पहला शब्द जीनस को और दूसरा शब्द स्पेसिफिक एपिथेट को बताता है। लेकिन जब ये नाम हाथ से लिखे जाते हैं तो सेपरेटली अंडरलाइन, जीनस की अंडरलाइन अलग होती है, स्पेसिफिक एपिथेट की अंडरलाइन अलग होती है। नाम लिखने के बाद, जीनस का पहला लेटर कैपिटल होता है और स्पेसिफिक नेम का पहला लेटर स्मॉल होता है। नाम, ऑथर का नाम इसके नाम के बाद आता है, ऑथर का नाम आता है बायोलॉजिकल नेम के बाद और एब्रीविएटेड फॉर्म में आता है शॉर्ट में, जैसे लीनियस का की जगह लिख दिया LINN। ये तो एक पार्ट हो गया। अब यहां से थोड़ा कंसंट्रेशन चाहिए होगा, क्योंकि इसको महसूस करना पड़ेगा तभी आएगा ये। अब क्लासिफिकेशन भी सीधे आ गए, नॉमेनक्लेचर हो गया, आइडेंटिफिकेशन भी हो गया, सेकंड आ गया, थर्ड आ गया क्लासिफिकेशन। ठीक है, क्लासिफिकेशन की बात करते हैं। दुनिया में कितने तरह के जीव खोज लिए गए, 17 से 18 लाख, 1.7 मिलियन से 1.8। सारे जीवों को जान पाना नामुमकिन है, इतने सारे जीव हैं, इनको जान पाना बहुत मुश्किल है या नामुमकिन है। लेकिन अगर सारे जीवों को हम क्लासिफाई कर दें तो सभी जीवों के बारे में थोड़ा थोड़ा जान सकते हैं। तो क्लासिफिकेशन वो प्रक्रिया है जिसकी मदद से हम सारे जीवों के बारे में हम थोड़ा थोड़ा जान सकते हैं। जैसे क्लासिफिकेशन, मैमल्स के बारे में जान गए, दुनिया का कोई भी मैमल है तो उसके कैरेक्टर हम बता पाएंगे। तो क्लासिफिकेशन वो तरीका है जो सारे जीवों के बारे में थोड़ा थोड़ा जानकारी दे सकता है, क्योंकि इतने सारे जीवों को याद कर पाना, समझ पाना नामुमकिन है। 17 से 18 लाख जीव खोजे गए हैं तो उनको क्लासिफाई करना पड़ेगा। क्लासिफिकेशन इज द प्रोसेस बाय विच एनीथिंग इज ग्रुप्ड इनटू कन्वीनियंट कैटेगरीज। क्लासिफिकेशन वो प्रक्रिया है जिसमें किसी भी जीव को सुविधाजनक श्रेणियों में बांट देते हैं, कन्वीनियंट कैटेगरीज में बांट देते हैं, बेस्ड ऑन सम इजिली ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर। ये कैटेगरीज बनाई जाती हैं जो आसानी से दिख रहे लक्षण हैं उनके आधार पे। क्लासिफिकेशन वो प्रक्रिया है जिसमें किसी जीव को कुछ सुविधाजनक श्रेणियों में बांट देते हैं, कन्वीनियंट कैटेगरीज में बांट देते हैं। ये कैटेगरीज कैसे बनाई जाती हैं? इजिली ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर, जो आसानी से दिखाई पड़ रहे हैं लक्षण, उनके आधार पर ये कैटेगरीज बनाई जाती हैं। अभी नहीं समझ में आएगा, अब देखो समझ में कैसे आएगा। इसको समझने का तरीका हम बता रहे हैं। ये है कैटेगरीज। जब हम किसी जीव को क्लासिफाई करते हैं तो उसको सुविधाजनक श्रेणियों में बांट देते हैं। किंगडम हो गया, सबसे बड़ी कैटेगरी है। किंगडम के बाद फाइलम हो गया, उससे छोटी कैटेगरी। पौधों के क्लासिफिकेशन में फाइलम कैटेगरी यूज नहीं होती, वहां पे डिवीजन यूज होता है। क्या यूज होता है फाइलम की जगह? डिवीजन। फाइलम से छोटी कैटेगरी है क्लास, फिर ऑर्डर है, फिर फैमिली है, फिर जीनस है और स्पीशीज। स्पीशीज सबसे छोटी कैटेगरी है। ये सारी कैटेगरी है। तो जब किसी जीव का हम क्लासिफिकेशन करते हैं, अगर तुमने इंटरमीडिएट में अपनी प्रैक्टिकल फाइल बनाई होगी तो प्रैक्टिकल फाइल में मान लो तुमने मेंढक बनाया, ये प्रैक्टिकल फाइल पंच पेपर है, इस पे तुमने मेंढक कोई बनाया, ठीक है।
लेकिन उसका क्लासिफिकेशन दाहिनी तरफ लिखोगे, ऐसे लिखना पड़ता है उस पंच पेपर पे। उस क्लासिफिकेशन में सबसे पहले किंगडम आएगा, किंगडम के बाद आएगा फाइलम, फिर क्लास, फिर ऑर्डर, फिर फैमिली, फिर जीनस और फिर स्पीशीज। तो जब किसी जीव को हम क्लासिफाई करते हैं तो उनको सुविधाजनक श्रेणियों में बांट देते हैं, इनको कहते हैं कन्वीनियंट कैटेगरीज। सबसे बड़ी कैटेगरी कौन है? किंगडम। और सबसे छोटी? ये जो कैटेगरीज यहां पर लिखी हैं, ये बड़ी बड़ी कैटेगरीज हैं, इनको ब्रॉड कैटेगरीज कहते हैं। क्या कहते हैं? इन बड़ी बड़ी कैटेगरीज को ब्रॉड कैटेगरीज कहते हैं। इसके अंदर छोटी छोटी कैटेगरीज भी होती हैं, जैसे फाइलम के नीचे सब फाइलम, क्लास के नीचे सब क्लास, फैमिली के नीचे ट्राइब, फैमिली के नीचे ट्राइब भी होती है, ट्राइब। तो बड़ी कैटेगरी के नीचे, बड़ी कैटेगरी के अंदर छोटी छोटी कैटेगरीज भी होती हैं। यहां पर 7 बड़ी कैटेगरी हैं, 1 2 3 4 5 6 7, ये बड़ी कैटेगरी हैं। क्लासिफिकेशन को और बेहतर बनाने के लिए इन बड़ी कैटेगरीज के अंदर सब कैटेगरीज बनाई गई हैं ताकि क्लासिफिकेशन और अच्छा हो जाए। तो ये जो कैटेगरी 7 हैं, कौन सी हैं? ब्रॉड, बड़ी बड़ी। इनके अंदर क्या हो सकती हैं? छोटी छोटी। छोटी कैटेगरीज एनसीईआरटी ने तुम्हें दिया ही नहीं, इन्हीं को याद कर लेना। इनको बढ़ते हुए क्रम में सजाओ तो नीचे से चलना पड़ेगा, और घटते हुए क्रम में सजाओ तो एरो ऐसे देना पड़ेगा। नीट में सवाल आया, उल्टा सवाल पूछ लिया, एरो गलत छपे थे, उसमें सबको नंबर मिल गए थे। 2-3 साल पहले नीट में इन कैटेगरीज को बढ़ते हुए क्रम में सजाना था और आंसर क्या था? एरो गलत लगी थी, एरो दिशा इधर लगी थी, बढ़ते वाले में तो एरो ऐसे होनी चाहिए, तो इसमें ऐसे एरो लगी थी, उल्टी एरो लगी थी। तो कैटेगरीज को बढ़ते हुए क्रम में सजा देना या घटते हुए क्रम में सजा देना, इसको टैक्सोनॉमिक हायरार्की कहते हैं। अरे बड़ी बड़ी कैटेगरीज कौन कौन सी दिख रही, जरा बताओ। ये बड़ी बड़ी कैटेगरीज कौन कौन सी दिख रही है? सबसे बड़ी हो गई किंगडम, किंगडम के बाद पौधों में फाइलम यूज नहीं होता, पौधों में डिवीजन यूज होता है फाइलम की जगह। फिर आ गया तुम्हारा क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस और स्पीशीज, जीनस और स्पीशीज। ये बड़ी बड़ी कैटेगरीज हैं, ब्रॉड कैटेगरीज। टैक्सोनॉमी यानी क्लासिफिकेशन में ये यूज की जाती हैं, तो इनको टैक्सोनॉमी कैटेगरीज भी कहते हैं। टैक्सोनॉमी मतलब क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन में यूज कैटेगरी की जाती हैं, तो इनको टैक्सोनॉमी कैटेगरी भी कहते हैं। ये जनरल कैटेगरीज है, इनसे कुछ जाहिर नहीं होता। इनको हमने बढ़ते हुए क्रम में सजा दिया या घटते हुए क्रम में सजा दिया, इसको टैक्सोनॉमिक हायरार्की बोलते हैं, टैक्सोनॉमिक हायरार्की बोलते हैं, टैक्सोनॉमिक हायरार्की बोलते हैं। कैटेगरीज को बढ़ते हुए क्रम में या घटते क्रम में सजा देना टैक्सोनॉमिक हायरार्की है। यहां पर बढ़ते हुए क्रम में या घटते हुए क्रम में, इधर से देखो, अरे किंगडम से शुरू करते हैं अगर, तो ये घटते हुए क्रम में, क्या है ये? किंगडम सबसे बड़ी कैटेगरी है, और स्पीशीज घटते हुए क्रम मतलब डिसेंडिंग ऑर्डर, और बढ़ते हुए क्रम मतलब असेंडिंग ऑर्डर। अगर इसको ऐसे सजा रहे हैं तो ये असेंडिंग ऑर्डर है, क्या है ये? असेंडिंग, बढ़ते हुए क्रम में। अगर हम किंगडम से लिखते हैं, किंगडम लिखते फिर फाइलम, तो ये हो जाता डिसेंडिंग ऑर्डर, क्या हो जाता? घटते हुए क्रम में। अब जरा देखो, ये जो कैटेगरीज है इनको हम लोग कहते हैं ब्रॉड कैटेगरीज। इन कैटेगरीज के अंतर्गत छोटी कैटेगरीज भी होती है जो तुम्हें नहीं पढ़नी है, यानी इनमें सब कैटेगरीज भी होती हैं, वो क्लासिफिकेशन को और बेहतर बनाने के लिए। इन कैटेगरीज को क्रमानुसार बढ़ते हुए क्रम में असेंडिंग ऑर्डर या घटते हुए क्रम में डिसेंडिंग ऑर्डर में सजा देना टैक्सोनॉमिक हायरार्की। ये कैटेगरीज जनरल होती हैं, इनसे कोई चीज जाहिर नहीं होती। इन कैटेगरीज के साइंटिफिक नेम को हम टैक्सॉन कहते हैं। हमने कहा किंगडम, तुम कहोगे कैटेगरी है। हमने एनिमेलिया कहा, क्या कहा? एनिमेलिया, तो ये बन गया टैक्सॉन। क्या बन गया?
अरे जैसे ही टैक्सॉन आएगा तुम्हारे दिमाग में कुछ ना कुछ बनेगा। अगर दिमाग में कोई पिक्चर छप रही है तो वो कैटेगरी नहीं है, वो टैक्सॉन है। क्या है? अरे किंगडम से क्या जाहिर हो रहा है? ये तो प्लांट किंगडम हो सकता है, मोनेरा प्रोटिस्टा, कुछ भी हो सकता है। कोई पिक्चर दिमाग में नहीं छपी, लेकिन जैसे हमने एनिमेलिया कहा, एनिमल्स बनने लग गए दिमाग में। किसी के दिमाग में कुत्ता बनने लग गया, किसी के दिमाग में बिल्ली छपने लग गई। अगर दिमाग में पिक्चर नजर आने लगे तो वो टैक्सॉन है। क्या है? टैक्सॉन क्या होता है? किसी भी कैटेगरी के साइंटिफिक नेम को टैक्सॉन कहते हैं। टैक्सॉन का मतलब होता है वास्तव में जिस जीव की बात कर रहे थे उसको बता दिया। एनिमल्स की बात कर रहे थे, एनिमल्स बता दिया। रियल असेंबलेज होता है, यानी वास्तव में हम बता रहे हैं। टैक्सॉन एक ग्रुप भी होता है, जैसे एनिमेलिया एक ग्रुप भी है, टैक्सॉन एक ग्रुप भी होता है। दुनिया के सारे एनिमल्स आ गए एनिमेलिया में, सबसे बड़ा ग्रुप हो गया, एनिमल्स का सबसे बड़ा ग्रुप हो गया। तो टैक्सॉन किसी भी कैटेगरी के साइंटिफिक नेम को कहते हैं। टैक्सॉन की बात करेंगे तो दिमाग में पिक्चर बनेगी। टैक्सॉन का मतलब होता है ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म, जीवों का समूह भी है, ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म, ये भी सही है। अब जरा देखो, अगर इन कैटेगरीज को हमने सजा दिया लाइन से, यह है टैक्सोनॉमिक हायरार्की। सबसे छोटी रैंक इसकी है। हर एक कैटेगरी की एक रैंक होती है। ये रैंक 1 हो गया, ये रैंक 2 हो गया। हर एक कैटेगरी की एक रैंक होती है। ये रैंक 3 हो गया। हर एक कैटेगरी की एक रैंक होती है। हर एक कैटेगरी की एक रैंक होती है। ये टॉप रैंक हो गई, रैंक 7। तो टैक्सॉन इज ए ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म एट एनी रैंक, किसी भी रैंक पर हो सकता है। अरे समझो ऐसे, हमने कहा किंगडम, तुम्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा, ये कैटेगरी है। ये क्या है? कैटेगरी। और हमने कह दिया एनिमेलिया, समझ में आने लगा, टैक्सॉन है। और एनिमेलिया टैक्सॉन है, किसी भी कैटेगरी का ये साइंटिफिक नेम है। दिमाग में पिक्चर बनेगी। और ये जीवों का एक समूह भी है, जीवों का एक। हमने कहा फाइलम, तुम कहोगे कैटेगरी है। हमने कहा प्रोटोजोआ, तो दिमाग में प्रोटोजोआ बनने लग जाएंगे। किसी के दिमाग में अमीबा, किसी के दिमाग में पैरामीशियम, किसी के दिमाग में मोनोसिस्टिस, किसी के दिमाग में प्लाज्मोडियम बनने लगा। दिमाग में पिक्चर बन रही, तो ये टैक्सॉन है। क्या ये ग्रुप भी है। प्रोटोजोआ एक जीवों का ग्रुप भी है, तो टैक्सॉन एक ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म भी है। किसी जीव के साइंटिफिक नेम को भी कहते हैं। दिमाग में पिक्चर छपेगी, दिमाग में पिक्चर छपेगी। वीट क्या है? टैक्सॉन है। वीट क्या है? डॉग क्या है? टैक्सॉन है। एनिमल क्या है? टैक्सॉन है। मैमल क्या है? टैक्सॉन है। दिमाग में पिक्चर छप रही है तो निश्चित रूप से जब हम वीट के पौधे का नाम लेंगे तो तुम्हारे दिमाग में वीट की पौधे की पिक्चर बनेगी या राइस के? तो वीट की बनेगी, तो बन रही पिक्चर, इसका मतलब क्या है? टैक्सॉन है। एनिमेलिया भी टैक्सॉन है, मैमेलिया भी टैक्सॉन है, और डॉग भी टैक्सॉन है, लेकिन अलग अलग लेवल पर है। एनिमेलिया बड़ा ग्रुप है, एनिमेलिया बड़ा ग्रुप है, एनिमेलिया मैमल उससे छोटा ग्रुप है, और डॉग और छोटा ग्रुप हो गया। तो अलग अलग लेवल पर ये सारे टैक्सॉन है। ये सब क्या है? अगर किसी चीज की पिक्चर दिमाग में बन रही है तो वो निश्चित रूप से क्या है? टैक्सॉन। कैटेगरी नॉन स्पेसिफिक है, जनरल है। हमने कहा जीनस, तुम कहोगे कैटेगरी है। और हमने कह दिया अमीबा, तो दिमाग में पिक्चर बनी, ये हो गया टैक्सॉन। क्या हो गया? टैक्सॉन हो गया। तो टैक्सॉन क्या क्या हो सकता है? किसी भी कैटेगरी के साइंटिफिक नेम को टैक्सॉन कहते हैं, पहली बात सही। टैक्सॉन का मतलब दिमाग में पिक्चर छपेगी, दूसरी बात सही। टैक्सॉन एक जीव का समूह भी है और किसी भी रैंक पर हो सकता है। सबसे बड़ा टैक्सॉन ये हो गया, उससे छोटा टैक्सॉन ये हो गया। जैसे ऊपर से नीचे आ रहे हैं टैक्सॉन यानी ग्रुप छोटा होता चला जा रहा। कैसे? इधर देखो, दुनिया के सारे एनिमल आ गए एनिमेलिया में, दुनिया के सारे प्रोटोजोआ आ गए प्रोटोजोआ। तो प्रोटोजोआ छोटा हुआ या एनिमेलिया छोटा हुआ? प्रोटोजोआ छोटा हो गया। तो ऊपर वाले टैक्सॉन यानी ग्रुप बड़े हैं, और जैसे नीचे चले आ रहे हैं ग्रुप यानी टैक्सॉन छोटा सा होता चला जा रहा। तो टैक्सॉन और कैटेगरी में अंतर समझ में अगर ये आ गया तो मेरा सफल हो गया लेक्चर। कैटेगरी जनरल है, दिमाग में कुछ नहीं बनेगा। जैसे किंगडम कैटेगरी है,
फाइलम कैटेगरी है, किस फाइलम की बात कर रहे पता नहीं, लेकिन अगर कैटेगरी के साइंटिफिक नेम को हमने बता दिया तो वो टैक्सॉन है। निश्चित रूप से दिमाग में कोई ना कोई पिक्चर बनेगी। और टैक्सॉन ग्रुप भी है, वो किसी भी रैंक पर हो सकता है। सबसे बड़ा टैक्सॉन किंगडम की रैंक पर होगा एनिमेलिया, ये सबसे बड़ा टैक्सॉन, सबसे बड़ा ग्रुप है। उससे छोटा हो गया प्रोटोजोआ। जैसे ऊपर से नीचे चलेंगे ग्रुप छोटा होता चला जाएगा। चलो पढ़ लेते, इसका फोटो लो जल्दी से, जल्दी लो बेटा। समझ लेना, क्योंकि ये कैटेगरी और टैक्सॉन में फंस जाओगे तो अगर दिमाग में पिक्चर बन रही है तो निश्चित रूप से वो टैक्सॉन होगा। चलो पढ़ लेते हैं। क्लासिफिकेशन इज ए प्रोसेस, आवाज थोड़ी धीमी करे, आवाज करकरा रही है। क्लासिफिकेशन इज ए प्रोसेस बाय विच एनीथिंग इज ग्रुप्ड इनटू कन्वीनियंट कैटेगरीज। क्लासिफिकेशन वो प्रक्रिया है जिसमें किसी भी जीव को सुविधाजनक श्रेणियों में बांट दिया जाता है। यह सुविधाजनक श्रेणी हमने दिखाई किंगडम से लेकर के स्पीशीज तक। चलो, ये श्रेणियां बनती कैसे हैं? बेस्ड ऑन सम इजिली ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर, आसानी से दिखाई पड़ने वाले लक्षणों के आधार पर यह कैटेगरीज बनाई जाती है। द साइंटिफिक टर्म फॉर दीज कैटेगरीज टेक्सा और टैक्सॉन। इन कैटेगरीज के साइंटिफिक नेम को क्या कहते हैं? किंगडम कैटेगरी है, एनिमेलिया उसका साइंटिफिक नेम है। एनिमेलिया क्या हो गया? टैक्सॉन। एक को टैक्सॉन और अनेक को टैक्सा कहते हैं। एक टैक्सॉन अनेक टैक्सा। ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म कैन बी क्लासिफाइड इनटू डिफरेंट टैक्सा। सभी जीवों को अलग अलग टैक्सा में क्लासिफाई किया जा सकता है। अलग अलग टैक्सा में क्लासिफाई करने का तरीका टैक्सोनॉमी कहलाता है। क्लासिफिकेशन का वो तरीका जिसमें किसी भी जीव को अलग अलग टैक्सा में क्लासिफाई कर दिया गया। एनिमेलिया, प्रोटोजोआ, सार्कोडाइना, अमीबा, प्रोटियस, अलग अलग टैक्सा में क्लासिफाई कर देना टैक्सोनॉमी है। क्या ये? तो इन कैटेगरीज को टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज। एक्सटर्नल एंड इंटरनल स्ट्रक्चर along with structure of cell, development process and ecological information of organism form the basis of modern taxonomic study। आजकल की जो टैक्सोनॉमिक स्टडी वो मॉडर्न है। पहले शुरू में क्या करते थे? बेस्ड ऑन सम इजिली ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर, केवल मॉर्फोलॉजी के ऊपर आधारित थी। जो लक्षण केवल बाहर से दिखाई पड़ रहे हैं उनको लिया जाता था, लेकिन मॉडर्न टैक्सोनॉमी में सब चीजों को जोड़ दिया गया। आजकल की टैक्सोनॉमी में क्या क्या चीजें ऐड हो गई? एक्सटर्नल एंड इंटरनल स्ट्रक्चर, बाह्य लक्षण और आंतरिक लक्षण दोनों को जोड़ दिया। अलॉन्ग विद द स्ट्रक्चर ऑफ सेल, सेल के स्ट्रक्चर को भी जोड़ दिया क्लासिफिकेशन में। तो जब किसी जीव का क्लासिफिकेशन करेंगे तो एक्सटर्नल फीचर भी देखेंगे, इंटरनल फीचर भी देखेंगे, उसकी सेल का स्ट्रक्चर भी देखेंगे कि वो प्रोकैरियोटिक है या यूकैरियोटिक है। डेवलपमेंट प्रोसेस मतलब उसकी एम्ब्रायोलॉजी, उसका डेवलपमेंट कैसे हो रहा है, एम्ब्रायोलॉजी भी देखेंगे। एंड इकोलॉजिकल इंफॉर्मेशन, उस जीव से संबंधित इकोलॉजिकल इंफॉर्मेशन। एक इकोलॉजिकल इंफॉर्मेशन उस जीव से कैसे रिलेटेड, उस जीव की इकोलॉजिकल इंफॉर्मेशन को भी शामिल करेंगे। तो आज के मॉडर्न क्लासिफिकेशन में एक्सटर्नल के अलावा इंटरनल स्ट्रक्चर भी देखते हैं, सेल का स्ट्रक्चर भी देखते हैं, डेवलपमेंटल प्रोसेस भी देखते हैं, एम्ब्रियो का डेवलपमेंट और इकोलॉजिकल इंफॉर्मेशन, इन सारी चीजों को जोड़ा जाता है। तो उसके बाद क्लासिफिकेशन किया जाता है। एनिमल्स, मैमल, डॉग्स, ब्रीड, ये सब क्या है? ये सब टैक्सा। दिमाग में पिक्चर बन रही? निश्चित रूप से भाई, सब टैक्सा है। एनिमल, मैमल्स एंड डॉग्स रिप्रेजेंट दैट टैक्सा एट डिफरेंट लेवल, लेकिन लेवल इनका अलग है। सबसे बड़ा टैक्सा है एनिमल, उससे छोटा टैक्सा है मैमल, और उससे छोटा टैक्सा है डॉग। टैक्सा का मतलब ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म, जीवों के समूह को टैक्सॉन भी कहते हैं। सबसे बड़ा टैक्सॉन है एनिमल, उससे छोटा मैमल और उससे छोटा डॉग। डिफरेंट लेवल्स ये हम बता ही चुके हैं। जब कोई नया जीव खोजा जाता तो सबसे पहले उसके कैरेक्टर्स देखे जाते हैं। कैरेक्टराइजेशन, कैरेक्टर की बेसिस पर तुमने उसे पहचान लिया। आइडेंटिफिकेशन, कोई ये मैमल है, पहचान लिया, फिर उसको क्लासिफाई कर दिया मैमेलिया में, क्या मैमेलिया, और फिर नाम रखा जाएगा। तो ये तरीका बिल्कुल सही है। कैरेक्टराइजेशन, आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन एंड नोमेनक्लेचर are the process that are basic to taxonomy।
ये वो सारी प्रक्रियाएं हैं जो टैक्सोनॉमी का आधार है। जब जीवों को हम क्लासिफाई करते हैं तो उनको सुविधाजनक श्रेणियों में बांट देते हैं। 7 बड़ी बड़ी श्रेणियां बनाई गई हैं जिनको ब्रॉड कैटेगरीज कहते हैं। किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस और स्पीशीज। इन बड़ी कैटेगरीज के अंदर छोटी कैटेगरीज भी हो सकती है। क्लासिफिकेशन को और बेहतर बनाने के लिए उनको सब कैटेगरीज कहते हैं। ये जो बड़ी बड़ी कैटेगरीज है इनको बढ़ते हुए क्रम में सजा देना असेंडिंग ऑर्डर में, या घटते हुए क्रम में सजा देना डिसेंडिंग ऑर्डर में। ये टैक्सोनॉमिक हायरार्की है। क्या है? टैक्सोनॉमिक हायरार्की। हर एक कैटेगरी की अपनी एक रैंक होती है। कैटेगरी के साइंटिफिक नेम को टैक्सॉन कहते हैं। टैक्सॉन जीवों का एक समूह भी है जो किसी भी रैंक पर हो सकता है। ये ध्यान रखना, अगर कोई दिमाग में पिक्चर बना रही तो निश्चित रूप से वो टैक्सॉन है। ठीक, अब हम लोग थोड़ा आगे एक पार्ट हुआ, अब ये दूसरा पार्ट हुआ लिविंग वाला छोड़ के। द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी दैट इंक्लूड्स रिलेशनशिप अमंग ऑर्गेनिज्म। बायोलॉजी की वो शाखा जिसमें जीवों का परस्पर संबंध भी देखा जाता है, तो उसको सिस्टमैटिक्स कहते हैं। जीवों का परस्पर संबंध यानी इवोल्यूशन। इवोल्यूशन के दौरान जीवों में आपस में क्या संबंध नजर आ रहा है, तो बायोलॉजी की वो ब्रांच जिसमें जीवों के बीच में संबंध स्थापित किया जाता है, यानी उनका इवोल्यूशन देखते हैं, तो उसे सिस्टमैटिक्स कहते हैं। द वर्ड सिस्टमैटिक्स इज डेराइव फ्रॉम लैटिन वर्ड सिस्टेमा। शब्द सिस्टमैटिक्स एक लैटिन शब्द सिस्टेमा से आया है, विच मीन सिस्टमैटिक अरेंजमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म, जिसका मतलब है किसी भी जीव का सही से अरेंजमेंट करना, सिस्टमैटिक अरेंजमेंट करना। सिस्टमैटिक, सिस्टेमा, सिस्टमैटिक शब्द वर्ड सिस्टेमा से आया है जो कि एक लैटिन शब्द है, और इसका मतलब होता है जीवों का सही से व्यवस्थित करना, सिस्टमैटिक अरेंजमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म। लिनियस यूज सिस्टेमा नेचुरी एज द टाइटल ऑफ हिज पब्लिकेशन। पब्लिकेशन मतलब उसकी किताब। लिनियस की जो किताब थी उसका नाम था सिस्टेमा नेचुरी। सिस्टेमा नेचुरी। सिस्टमैटिक्स में क्या आ गया? सिस्टमैटिक्स बहुत बड़ी ब्रांच है। इसी सिस्टमैटिक्स के अंदर सब आ गया। सिस्टमैटिक्स में इवोल्यूशन को भी जोड़ दिया गया। सिस्टमैटिक्स बहुत बड़ी ब्रांच है। सिस्टमैटिक्स में आइडेंटिफिकेशन हो गया, नोमेनक्लेचर हो गया, क्लासिफिकेशन। इन तीनों को मिला के टैक्सोनॉमी कहते हैं। इन तीनों को मिला के टैक्सोनॉमी कहा जाता है। क्लासिफिकेशन की प्रक्रिया टैक्सोनॉमी। साथ में इवोल्यूशन को भी अगर जोड़ दिया, जीवों में जो परस्पर संबंध है जो इवोल्यूशन के दौरान नजर आता है, इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप। जैसे चिंपैंजी हमसे काफी मैच करते हैं, तो इवोल्यूशन का इसका मतलब यह हुआ कि हमारे और चिंपैंजी के जो एंसेस्टर होंगे, पूर्वज एक जैसे कभी होंगे, तो ये इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप। तो अगर टैक्सोनॉमी में इवोल्यूशन को भी जोड़ दिया, जीवों के बीच में परस्पर संबंध क्या होता है उसको भी जोड़ दिया, तो ये बन जाएगा सिस्टमैटिक्स, जो बायोलॉजी की बहुत बड़ी ब्रांच है। तो टैक्सोनॉमी प्लस इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप, इसको सिस्टमैटिक्स कहते हैं। टैक्सोनॉमी और इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप, इन सबको टैक्सोनॉमी कहते हैं। आइडेंटिफिकेशन, नोमेनक्लेचर, क्लासिफिकेशन, इन सबको टैक्सोनॉमी कहा जाता है। कैरेक्टराइजेशन, आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन, नोमेनक्लेचर, ये सब टैक्सोनॉमी है। क्या ये? इसमें अगर इवोल्यूशन को भी जोड़ दिया, जीवों के बीच में परस्पर संबंध, तो बन जाएगा सिस्टमैटिक। सिस्टमैटिक्स को फाइलोजेनी भी कहते हैं। चलो नेक्स्ट हम लोग आते हैं इन कैटेगरीज। ये कैटेगरीज बनाई कैसे जाती हैं? कितनी है टोटल बड़ी कैटेगरीज? 7 कैटेगरीज है। इन कैटेगरीज को कैसे बनाया जाता है, ये कैटेगरीज कैसे तय की जाती है? क्लासिफिकेशन इन्वॉल्व्स अ हायरार्की ऑफ स्टेप्स। क्लासिफिकेशन में हायरार्की ऑफ स्टेप्स होता है। चीजों को या तो हम बढ़ते हुए क्रम में लगाते हैं या घटते हुए क्रम में लगाते हैं, इसे हायरार्की बोलते हैं। इन विच ईच स्टेप रिप्रेजेंट अ रैंक। हर एक स्टेप एक रैंक है। जैसे स्पीशीज सबसे छोटी रैंक है, रैंक 1 है। स्पीशीज की रैंक हमने कह दिया रैंक 1। जीनस उससे बड़ा है, स्पीशीज से मिल करके बनता है जीनस। स्पीशीज से मिलकर बना जीनस, रैंक 2। जीनस से मिल करके बना फैमिली, फैमिली हो गया रैंक 3। एक जैसी फैमिली मिल करके बनाएंगे, ऑर्डर, रैंक ऊपर होती जा रही है, रैंक 4। एक जैसे ऑर्डर मिल करके बनाएंगे, क्लास, रैंक 5 हो गया। एक जैसे क्लास मिल करके बनाएंगे,
ये बनाएंगे फाइलम, एनिमल्स में फाइलम और प्लांट्स में डिवीजन, और एक जैसे फाइलम मिलकर के बनाएंगे किंगडम, एक जैसे फाइलम मिलकर बनाएंगे किंगडम। चलो, इन कैटेगरीज को हमने बढ़ते हुए क्रम में सजा दिया असेंडिंग ऑर्डर में, तो ये कहलाएगी हायरार्की। क्लासिफिकेशन इन्वॉल्व्स हायरार्की ऑफ स्टेप। क्लासिफिकेशन में ये क्रमानुसार स्टेप्स हैं, स्टेप्स एक क्रमानुसार लगाएंगे, ये हायरार्की है। ईच स्टेप रिप्रेजेंट अ रैंक और कैटेगरी। हर एक स्टेप एक रैंक या कैटेगरी है। जैसे किंगडम एक कैटेगरी भी है और इसकी रैंक 7 है। क्या है? स्पीशीज एक कैटेगरी भी है, इसकी रैंक क्या है? रैंक 1 है। तो कह रहा है कि ईच स्टेप, 7 स्टेप हो गई है, हर एक स्टेप एक रैंक भी है और एक कैटेगरी भी है। चूंकि ये टैक्सोनॉमी, इन कैटेगरी को हम टैक्सोनॉमी कैटेगरीज भी कहते हैं। ये क्लासिफिकेशन की कैटेगरीज हैं, तो इनको कहते हैं टैक्सोनॉमी कैटेगरी। ये किसी जनरल कैटेगरी नहीं, टैक्सोनॉमी। ये एनिमल क्लासिफिकेशन या प्लांट क्लासिफिकेशन की कैटेगरीज है, तो इनको टैक्सोनॉमी कैटेगरी कहा जाता है। भूल जाओ। देखो, अब ये कह रहा है क्लासिफिकेशन इन्वॉल्व्स हायरार्की ऑफ स्टेप। क्लासिफिकेशन में स्टेप्स की हायरार्की देखने को मिलती है। इन कैटेगरीज को हम बढ़ते हुए क्रम असेंडिंग ऑर्डर में लगा सकते हैं या डिसेंडिंग ऑर्डर में लगा सकते हैं। हर एक कैटेगरी की अपनी एक रैंक होती है, हर एक कैटेगरी की अपनी एक रैंक होती है। इन कैटेगरीज को हम टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज भी कहते हैं। ऑल कैटेगरीज टुगेदर कंस्टिट्यूट टैक्सोनॉमिक हायरार्की। सारी कैटेगरीज मिलकर के टैक्सोनॉमिक हायरार्की बनाती हैं। ईच कैटेगरी रिफर टू एज यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन। हर एक कैटेगरी क्लासिफिकेशन की एक यूनिट है। रिप्रेजेंट अ रैंक, और वो एक रैंक भी है, एंड इज कॉमनली टर्म्ड एज टैक्सॉन। इस कैटेगरी के साइंटिफिक नेम को टैक्सॉन कहते हैं। फिर से देखो, ईच कैटेगरी रिफर टू एज यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन। ये मान लो एक कैटेगरी है, ये क्लासिफिकेशन की एक यूनिट भी है, और इसके साइंटिफिक नेम को हम लोग क्या बोलेंगे? इसको टैक्सॉन बोल देंगे। क्या बोल देंगे? टैक्सॉन। तो ये टैक्सॉन भी है। These taxonomic categories, ये आ सकता है, these taxonomic categories are distinct biological entities। ये जो taxonomic categories हैं, ये एग्जिस्ट करती हैं, ये पाई जाती हैं, ये डिस्टिंक्ट होती हैं, ये स्पष्ट होती हैं, ये डिस्टिंक्ट बायोलॉजिकल एंटाइटीज हैं, एंड नॉट मियरली मॉर्फोलॉजिकल एग्रीगेट्स। ये जो कैटेगरीज हैं, ये वास्तव में दुनिया में होती हैं, ये कोई मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स के आधार पर नहीं बना दी गई ऐसे। अरे भैया, हमने कहा एनिमेलिया, दुनिया में एनिमेलिया होते नहीं होते? होते हैं। हमने कहा प्रोटोजोआ, दुनिया में प्रोटोजोआ होते नहीं होते? होते। तो ये डिस्टिंक्ट बायोलॉजिकल एंटाइटीज हैं, ये दुनिया में पाई जाती है। सब कैटेगरीज, एनिमेलिया भी होता है, प्रोटोजोआ भी होता है। ये कोई मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स के आधार पर नहीं बना दी गई सिंपल। ये मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स तो होते हैं, और मॉडर्न टेक्सोनॉमी में मॉर्फोलॉजिकल के अलावा बहुत सारी और भी चीजें जोड़ दी गई। ये केवल मॉर्फोलॉजिकल समूह नहीं है, यानी मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स के आधार पे कैटेगरीज नहीं बनी है, ये वास्तव में पाई जाती हैं। तो ये है डिस्टिंक्ट बायोलॉजिकल एंटाइटीज। यानी जैसे हमने कहा एनिमेलिया, तो एनिमेलिया दुनिया में होते नहीं होते? होते हैं। प्रोटोजोआ होते हैं। तो ये डिस्टिंक्ट बायोलॉजिकल एंटाइटीज है। ये केवल मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स के आधार पर नहीं बनाई गई, ये जीव पाए भी जाते हैं, ये कैटेगरीज होती भी है। चलो, कौन कौन सी कैटेगरीज है? किंगडम है, फाइलम है। पौधों में फाइलम की जगह क्या यूज होता है? डिवीजन है, डिवीजन फॉर प्लांट्स। क्लास है, ऑर्डर है, फैमिली है, जीनस है और स्पीशीज। स्पीशीज लोएस्ट कैटेगरी है। स्पीशीज से शुरू करते हैं, हम जाएंगे किंगडम तक, बस इतना पढ़ाना है। ये कैटेगरीज कैसे बनाई जाती है वो समझना है, दिमाग थोड़ा सा लगेगा यहां पे। चलो हम लोग देखते हैं, स्पीशीज से देखते हैं। स्पीशीज क्या है? अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म विद फंडामेंटल सिमिलरिटी। जीवों का वह समूह जिसमें आधारभूत समानताएं हैं। जैसे हम लोग एक जीवों का समूह है, हम लोग में काफी समानताएं हैं, कुछ बेसिक सिमिलरिटीज दिख रही हैं, तो हम लोग एक स्पीशीज हो गए। तो जीवों का वह समूह जिनमें आधारभूत समानताएं, फंडामेंटल सिमिलरिटीज हैं, उनको स्पीशीज। कुत्ते एक जैसे दिखते हैं तो कुत्ता एक स्पीशीज है। बिल्लियां आधारभूत समानताएं एक जैसे दिखती है, एक स्पीशीज है। वैसे स्पीशीज का मतलब होता है जीवों का वह समूह जो देखने में एक जैसा है, आपस में प्रजनन करके अपने जैसे बच्चे पैदा करता है, उसे स्पीशीज कहते हैं।
ग्रुप ऑफ सिमिलर इंडिविजुअल्स दैट कैन इंटरब्रीड एंड प्रोड्यूस फर्टाइल ऑफस्प्रिंग, उसको स्पीशीज कहते हैं। जीवों का वह समूह जो देखने में एक जैसा है, प्रजनन करके अपने जैसे बच्चे बनाता है, उसे स्पीशीज कहते हैं। जैसे कुत्ता एक स्पीशीज है, बिल्ली एक स्पीशीज और इंसान भी एक स्पीशीज है। ईच जीनस, अब यहां से समझना, ये समझ लिया तो समझ लो, हमें समझ लिया। ईच जीनस मे हैव मोर देन वन स्पेसिफिक एपिथेट, हर एक जीनस के एक से ज्यादा स्पेसिफिक एपिथेट हो सकते हैं। जैसे पैंथेरा, पैंथेरा एक जीनस है, पैंथेरा लियो है, लॉयन, पैंथेरा लियो लॉयन शेर। फिर है पैंथेरा, पैंथेरा पार्डस, ये तेंदुआ है, लियोपर्ड। फिर है पैंथेरा टाइग्रिस। इन तीनों में क्या खास बात नजर आ रही है? तीनों का जीनस सेम। टाइगर का मतलब बाघ, बाघ। कह रहा है कि ईच जीनस मे हैव वन और मोर देन वन स्पेसिफिक एपिथेट, हर एक जीनस के एक से ज्यादा स्पेसिफिक एपिथेट हो सकते हैं। जैसे एक जीनस है पैंथेरा, इसका स्पेसिफिक एपिथेट लियो भी है, पार्डस भी है और टाइगरिस भी है। तो एक जीनस के एक से ज्यादा स्पेसिफिक एपिथेट होते हैं। ये जीव अलग अलग है, ये एक ही है तीनों, जो अलग अलग जीवों को बताता है। तो एक जीनस के एक से ज्यादा स्पेसिफिक एपिथेट होते हैं जो अलग अलग स्पीशीज को बताते हैं। लेकिन चूंकि जीनस सेम है तो इनमें कॉमन बातें ज्यादा होंगी, इनमें कॉमन कैरेक्टर्स बहुत ज्यादा होंगे। तो ईच जीनस में है वन और मोर देन वन स्पेसिफिक एपिथेट रिप्रेजेंटिंग डिफरेंट ऑर्गेनिज्म। अरे भैया पैंथेरा लियो लॉयन है, पैंथेरा लिया पार्डस यानी तेंदुआ है, पैंथेरा टाइग्रिस टाइगर यानी बाघ है। एक जीनस के एक से ज्यादा स्पेसिफिक एपिथेट होते हैं जो अलग अलग जीवों को बताते हैं, बट हैविंग मॉर्फोलॉजिकल सिमिलैरिटी। लेकिन अगर जीनस सेम है तीनों का, ये तीन अलग अलग जानवर हैं, तीनों का जीनस सेम होने का मतलब इनमें काफी समानताएं होंगी, ये देखने में काफी एक जैसे दिखते हैं, इनमें मॉर्फोलॉजिकल सिमिलैरिटीज होती हैं। जैसे पैंथेरा लियो एंड पैंथेरा टाइग्रिस, पैंथेरा लियो लॉयन हो गया, पैंथेरा टाइग्रिस टाइगर हो गया। दोनों में कॉमन बात क्या है? दोनों का जीनस सेम है। अगर दो स्पीशीज जिनके जीनस सेम होते हैं उनमें कॉमन कैरेक्टर्स अधिक होते हैं। जैसे सोलेनम में तीन चीजें आ गई, सोलेनम में दो हैं, सोलेनम नाइग्रम हो गया मकोए, और सोलेनम मेलॉन्जेना हो गया बैगन। सोलेनम नाइग्रम हो गया मकोए और सोलेनम मेलॉन्जेना हो गया बैगन। दोनों में कॉमन क्या है? सोलेनम। जीनस कॉमन होने की वजह से दोनों में समानताएं ज्यादा होंगी, दोनों में ज्यादा समानताएं होंगी, कॉमन कैरेक्टर्स अधिक होंगे। ये तो हो गया। तो अच्छा बताओ, एक जीनस के क्या एक से ज्यादा स्पेसिफिक एपिथेट हो सकते हैं? हो सकते हैं। अगर एक जीनस के एक से ज्यादा स्पेसिफिक एपिथेट हैं तो ये सारे जीव एक हैं या अलग अलग है? अलग अलग है, लेकिन इनमें कॉमन बातें बहुत ज्यादा होंगी। इसी वजह से सबका जीनस एक जैसा बना दिया गया। फिर आता है स्पीशीज के बाद आता है जीनस। जीनस कंप्राइजेस अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड स्पीशीज, एक जैसी स्पीशीज मिलकर के जीनस बनाते हैं। विच हैज मोर कैरेक्टर्स इन कॉमन इन कंपैरिजन टू द स्पीशीज ऑफ अदर जनरा। इसको समझना है, इसको ऐसे समझो। हमने लिखा पैंथेरा लियो, ठीक है, ये हो गया लॉयन। फिर हमने लिखा पैंथेरा टाइग्रिस, ये हो गया टाइगर। फिर एक बिल्ली आती है फेलिस, बिल्ली का जीनस है फेलिस। तो तुम ये बताओ पैंथेरा लियो पैंथेरा टाइग्रिस, पैंथेरा लियो और पैंथेरा टाइग्रिस, इनमें ज्यादा समानताएं होंगी या पैंथेरा और फेलिस में? पैंथेरा लियो और पैंथेरा टाइग्रिस में ज्यादा समानताएं होंगी
पैंथेरा और फेलिस में उतनी नहीं होंगी। तो पैंथेरा अलग जीनस बन गया और बिल्लियों का, शेरों का अलग जीनस बन गया पैंथेरा, और बिल्लियों का, बिल्ली का बन गया फेलिस। देखो बिल्ली और शेर में समानताएं होती हैं, लेकिन उतनी समानताएं नहीं होती जितनी शेर और बाघ में होती हैं, लॉयन और टाइगर में होती हैं। इसी वजह से दोनों का जीनस सेम कर दिया, लॉयन और टाइगर का जीनस सेम कर दिया पैंथेरा। क्यों? क्योंकि उनमें ज्यादा समानताएं हैं। लियो, लायन और टाइगर में समानताएं ज्यादा है, इसलिए दोनों का जीनस सेम है। बिल्लियों से उतनी उतनी ज्यादा समानताएं नहीं है, इसलिए बिल्ली का जीनस अलग हो गया। ये लाइन पढ़ना, ये चक्कर खा के गिर जाओगे तो उसमें लिखा है जीनस कंप्राइजेज अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड स्पीशीज। एक जैसे स्पीशीज मिलकर के जीनस बनाते हैं, ये तो अलग पढ़ लो। विच हैज मोर कैरेक्टरिस्टिक्स इन कॉमन, दो जीव जिनके जीनस सेम है उनमें कॉमन लक्षण ज्यादा होते हैं। जो दो जीव अलग अलग, जैसे लॉयन और टाइगर, जिनके जीनस सेम है उनके में कॉमन कैरेक्टर ज्यादा होते हैं। किसकी तुलना में? इन कंपैरिजन टू स्पीशीज ऑफ अदर जनरा, दूसरे जनरा की तुलना में। जैसे फेलिस दूसरा जनरा है, तो पैंथेरा फेलिस में उतनी समानताएं नहीं होंगी जितनी पैंथेरा पैंथेरा में होंगी, पैंथेरा पैंथेरा में होंगी। नीचे देखो लिखा है, पोटैटो है, टोमेटो है और ब्रिंजल है। पोटैटो है सोलेनम ट्यूबरोसम, पोटैटो है सोलेनम ट्यूबरोसम, सोलेनम ट्यूबरोसम। टोमेटो है सोलेनम एस्क्यूलेंटम, अब इसका नाम चेंज हो गया है, लाइकोपर्सिकॉन हो गया, एस्क्यूलेंटम। और ब्रिंजल है सोलेनम मेलॉन्जेना। तीनों में कॉमन बात क्या नजर आ रही है? तीनों का जीनस सेम है। पोटैटो, टोमेटो, ब्रिंजल आर थ्री डिफरेंट स्पीशीज। ये तीनों अलग अलग पौधे हैं, तीन अलग अलग स्पीशीज हैं, बट ऑल बिलोंग टू जीनस सोलेनम। लेकिन तीनों का जीनस सेम है, तो इनमें कॉमन कैरेक्टर ज्यादा होंगे। एक होता है पाइसम, पाइसम सटाइवम क्या है? मटर। पाइसम सटाइवम है मटर। चलो बता दो, सोलेनम ट्यूबरोसम और सोलेनम मेलॉन्जेना, इन दोनों में ज्यादा समानताएं होंगी या सोलेनम ट्यूबरोसम और पाइसम सटाइवम में? सोलेनम ट्यूबरोसम और सोलेनम मेलॉन्जेना। दो जीव जिनमें ज्यादा समानताएं होती है उनके जीनस सेम हो जाते हैं, उनके जीनस सेम हो जाते हैं। इनमें ज्यादा समानताएं हैं इनकी इनकी तुलना में, ये ध्यान रखना। तो पोटैटो, टोमेटो एंड ब्रिंजल आर थ्री डिफरेंट स्पीशीज बट ऑल बिलोंग टू द जीनस सोलेनम। ये तीन अलग अलग स्पीशीज हैं लेकिन तीनों के जीनस सेम है, सोलेनम। तो इनमें कॉमन कैरेक्टर ज्यादा होंगे, ठीक है। तो ऐसे जीव जिनमें कॉमन कैरेक्टर ज्यादा होते हैं उनके जीनस सेम रख दिए जाते हैं। इधर आ जाओ, लॉयन है पैंथेरा लियो, लियोपार्ड है पैंथेरा पार्डस, और टाइगर है पैंथेरा टाइग्रिस विद सेवरल कॉमन फीचर। क्योंकि तीनों का जीनस सेम है तो इनमें कॉमन फीचर बहुत होंगे। ऑल आर स्पीशीज ऑफ जीनस पैंथेरा, तीनों जीनस पैंथेरा के अंतर्गत आते हैं, तो इनमें कॉमन कैरेक्टर्स बहुत ज्यादा होंगे। दिस जीनस डिफर्स फ्रॉम अनदर जीनस, पैंथेरा जीनस दूसरे जीनस से अलग है। और दूसरा जीनस है फेलिस, जिसमें बिल्लियां आती हैं, जिसमें बिल्लियां आती हैं। तो फेलिस यानी कैट्स को अलग जीनस में डाल दिया गया, क्योंकि बिल्लियां उतना मैच नहीं करती जितना शेर और टाइगर आपस में मैच करते हैं। तो शेर और टाइगर का जीनस सेम कर दिया पैंथेरा, बिल्लियां थोड़ा कम मैच करती तो उनका जीनस बदल दिया, वो फेलिस हो गया। अब ये बताओ जरा, अब आता ये, एक जैसे जीनस मिलके फैमिली बनाते हैं, एक जैसे जीनस मिलके क्या बनाते हैं? फैमिली बना देते हैं। अब इधर समझो, शेर और बिल्ली में ज्यादा समानताएं होंगी या शेर और कुत्ते में? बताओ। शेर और बिल्ली में ज्यादा समानताएं हैं। शेर और बिल्ली में ज्यादा समानताएं हैं, इसलिए आगे चल करके दोनों की एक ही फैमिली बना दी गई, दोनों को सेम फैमिली में रख दिया गया, फैलिडी। क्या रख दिया गया? शेर और कुत्ते में उतनी समानताएं नहीं थी, तो शेर की फैमिली फैलिडी कर दिया और कुत्ते की कैनिडी, कुत्ते की। तो जैसे जैसे हम ऊपर बढ़ते जा रहे हैं कॉमन कैरेक्टर घटते जा रहे हैं। शेर और बिल्ली में ज्यादा समानताएं होंगी या शेर और कुत्ते में
शेर और बिल्ली। तो आगे चल करके दोनों की एक ही फैमिली कर दी गई, फेलिडी, और शेर और बिल्ली को एक ही फैमिली में डाल दिया गया, फेलिडी में, क्योंकि उनमें ज्यादा समानता है। शेर और कुत्ते में उतनी समानताएं नहीं है, तो शेर की फैमिली अलग कर दी, फेलिडी, और कुत्ते की कैनिडी। देखो आगे, फैमिली हैज अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड जेनरा, एक जैसे जीनस मिलकर के बनाते हैं फैमिली, विद लेस नंबर ऑफ सिमिलरिटीज एज कंपेयर टू जीनस एंड स्पीशीज। जैसे जैसे हम ऊपर जा रहे हैं, कॉमन कैरेक्टर्स घटते जा रहे हैं, स्पीशीज से आए जीनस पे, जीनस से आए फैमिली पे, तो नीचे से ऊपर जाने पर कॉमन कैरेक्टर्स घटते जा रहे हैं, लेकिन टेक्सॉन यानी ग्रुप बड़ा होता जा रहा है, ग्रुप बड़ा होता जा रहा है ऊपर जाने पर। ठीक, फैमिलीज आर कैरेक्टराइज्ड ऑन द बेसिस ऑफ, ये प्लांट फैमिलीज की बात कर रहा है, प्लांट फैमिलीज को का कैरेक्टराइज, प्लांट फैमिलीज का कैरेक्टराइजेशन यानी उनकी पहचान किस आधार पे होती है, बोथ वेजिटेटिव और रिप्रोडक्टिव फीचर। तुमने 7 फैमिली पढ़नी जो एनटीए ने दे रखी है, उस फैमिली में तुम लोग सबसे पहले रूट के बारे में लिखते हो, हैबिट लिखते हो। फैमिली की शुरुआत किससे होती है, हैबिट, फिर रूट आता है, रूट कैसी है पौधे में, स्टेम आते हैं, लीव्स आती है, फिर फ्लोरल कैरेक्टर्स आते हैं, इन्फ्लोरेसेंस, फिर फ्लावर के कैरेक्टर। ऐसे तो फैमिली का डिस्क्रिप्शन करते हो, तो फैमिली का जब भी हम डिस्क्रिप्शन करते हैं तो उसमें वेजिटेटिव कैरेक्टर आते हैं, रूट स्टेम लीफ हो गया वेजिटेटिव कायिक लक्षण, और इन्फ्लोरेसेंस और फ्लावर के कैरेक्टर हो गए रिप्रोडक्टिव फीचर। तो फैमिलीज का जब प्लांट फैमिलीज का वर्णन किया जाता है तो दोनों लक्षणों के आधार पर किया जाता है, वेजिटेटिव कैरेक्टर्स भी लिए जाते हैं और रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर भी लिए जाते हैं। इन्फ्लोरेसेंस ऑफ फ्लावर रिप्रोडक्टिव है, ये प्लांट स्पीशीज की बात हो रही है, एनिमल की बात नहीं हो रही है। फैमिलीज आर कैरेक्टराइज्ड ऑन द बेसिस ऑफ बोथ वेजिटेटिव एंड रिप्रोडक्टिव फीचर्स ऑफ प्लांट स्पीशीज। समझ गए, जब पौधों की किसी फैमिली का वर्णन करते हैं तो किन लक्षणों के आधार पर, वेजिटेटिव भी है, कायिक लक्षण जैसे रूट स्टेम और लीव्स, और रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर जैसे इन्फ्लोरेसेंस फ्लावर। सोलेनम, पिटूनिया एंड दतूरा, सोलेनम, पिटूनिया, दतूरिया 3 अलग अलग जीनस हैं, इनमें कुछ समानताएं होती हैं, तो आगे चल करके इनको एक ही फैमिली में डाल दिया गया, सोलेनेसी में। तीनों अलग अलग जीनस हैं, लेकिन कुछ कॉमन फीचर होने की वजह से इनको आगे चल के एक ही फैमिली में डाल दिया गया, सोलेनेसी में। पैंथेरा, पैंथेरा में लॉयन, टाइगर और लेपर्ड तीनों आते हैं, पैंथेरा लियो लॉयन, पैंथेरा टाइग्रिस टाइगर, पैंथेरा पार्डस लेपर्ड, ये तीनों का जीनस सेम है। पैंथेरा कंप्राइजिंग लॉयन, टाइगर, लेपर्ड इज पुट अलोंग विद जीनस फेलिस। इस पैंथेरा जीनस को हमने फेलिस के साथ रख दिया, क्योंकि शेर बिल्ली में कुछ तो समानताएं होती है, लेकिन उतनी समानताएं नहीं होती जितनी शेर और बाघ में होती है या तेंदुआ में होती है। लेकिन कुछ समानताओं की वजह से पैंथेरा फेलिस को आगे चल के एक ही फैमिली में डाल दिया गया, फैमिली फेलिडी। तो शेर और बिल्ली में कुछ समानताएं थी, इसलिए आगे चल के उनकी फैमिली सेम कर दी, लेकिन उतनी समानताएं नहीं थी जितनी शेर और बाघ में थी, इसलिए उनके साथ पैंथेरा में नहीं रखा बिल्ली को। बिल्ली और शेर में कुछ समानताएं थी जो आगे चल के एक ही साथ आ गए, एक ही फैमिली में आ गए, फेलिडी। बिल्ली और कुत्ते में उतनी समानताएं नहीं होती, तो बिल्ली की फैमिली अलग बना दी गई, फेलिडी शेर के साथ, और कुत्ते की अलग फैमिली बना दी गई, कैनिडी। ठीक है, तो जैसे जैसे हम ऊपर जा रहे हैं तो कॉमन कैरेक्टर्स क्या हो रहे हैं, घटते चले जा रहे हैं। चलो ऑर्डर आ गए, तो एक जैसी फैमिली मिलके ऑर्डर बनाएंगे, एक जैसी फैमिली मिलके ऑर्डर बनाएंगे। ऑर्डर एंड अदर हायर टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज आर आइडेंटिफाइड। ऑर्डर और उससे ऊपर वाली कैटेगरीज जितने भी हैं, ऑर्डर के ऊपर कौन कौन सी है, ऑर्डर के ऊपर क्लास है, ऑर्डर के ऊपर फाइलम है, ऑर्डर के ऊपर किंगडम है। ऊपर की जितनी भी कैटेगरीज है वो ग्रुप ऑफ कैरेक्टर्स पर होती हैं, जैसे मैमेलिया ग्रुप हो गया, एनिमेलिया ग्रुप हो गया, प्रोटोजोआ ग्रुप हो गया। तो ऑर्डर और उससे ऊपर वाली कैटेगरीज इंडिविजुअल लक्षणों पर नहीं बनती, हर एक जीव के अपने अपने लक्षणों के आधार पर नहीं बनती, ग्रुप ऑफ कैरेक्टर्स पे बनती हैं, जैसे मैमेलिया, जैसे एनिमेलिया, जैसे प्रोटोजोआ। तो ऑर्डर और उससे ऊपर वाली कैटेगरीज किस आधार पर बनाई जाती हैं, ग्रुप ऑफ कैटेगरीज, ग्रुप ऑफ कैरेक्टर्स, एग्रीगेट कहते हैं ग्रुप। जैसे मैमेलिया ग्रुप ऑफ मैमेलिया में कुछ लक्षण होते हैं, किसी जीव में कुछ ऐसे लक्षण होंगे जैसे मेमोरी ग्लैंड है, बॉडी पर हेयर है, एक्सटर्नल ईयर है, तो मैमेलिया में डाल दिया गया। ये ग्रुप ऑफ कैरेक्टर है, क्या है ये,
ग्रुप ऑफ कैरेक्टर। तो ऑर्डर और उससे ऊपर वाली कैटेगरीज कैसे बनाई जाती हैं? ग्रुप ऑफ कैरेक्टर। जबकि ऑर्डर से नीचे वाली कैटेगरीज इंडिविजुअल के खुद के कैरेक्टर के आधार पे बनती है। चलो, ऑर्डर बीइंग अ हायर कैटेगरी, फैमिली से ऊपर आ गया ऑर्डर, ऑर्डर ऊपर वाली कैटेगरी है फैमिली के ऊपर। तो इट इज द असेंबलेज ऑफ फैमिलीज, एक जैसी फैमिली मिलकर के ऑर्डर बनाते हैं, एक जैसी फैमिली मिलकर के ऑर्डर बनाते हैं। विच एग्जिबिट अ फ्यू सिमिलर कैरेक्टर्स, यानी जिनमें कुछ कैरेक्टर्स आपस में समान होते हैं। तो इसका मतलब यह हुआ, जब फैमिली से हम ऑर्डर की तरफ जा रहे हैं तो कॉमन कैरेक्टर्स घट रहे हैं, फैमिलीज से जब नीचे से ऊपर जा रहे हैं कॉमन कैरेक्टर क्या हो रहे हैं? घट रहे हैं। तो ऑर्डर लेवल पर कॉमन कैरेक्टर उतने नहीं होते। वही कह रहा है, ऑर्डर कह रहा है एग्जिबिट अ फ्यू सिमिलर कैरेक्टर्स, ऑर्डर लेवल पर कैरेक्टर्स कम आपस में मैच करते हैं। जैसे जैसे हम नीचे से ऊपर जा रहे हैं, स्पीशीज से जीनस, जीनस से फैमिली, फैमिली से ऑर्डर, तो कॉमन कैरेक्टर्स क्या हो रहे हैं? घटते जा रहे हैं। द सिमिलर कैरेक्टर्स आर लेस इन नंबर एज कंपेयर टू डिफरेंट जनरा इंक्लूडेड इन ए फैमिली। डिफरेंट जनरा इंक्लूडेड इन ए फैमिली, डिफरेंट जनरा हो गया पैंथेरा, डिफरेंट जनरा हो गया फैलिस, इनको एक ही फैमिली में डाल दिया गया, क्या नाम रखा? फैलिडी। ये तो फैमिली हो गई। अब होता क्या है, फैलिडीम के अंदर आपने शेर को भी रख दिया और बिल्ली को भी रख दिया, क्योंकि शेर और बिल्ली में ज्यादा समानता है, शेर और कुत्ते में उतनी समानता है नहीं, तो शेर की अलग फैमिली बना दी गई फैलिडी बिल्ली के साथ, और कुत्ते की अलग फैमिली बना दी गई कैनिडी। लेकिन शेर और कुत्ते में कुछ समानताएं तो हैं, थोड़ी कम है। शेर और कुत्ते में कुछ समानताएं, कैनाइन टीथ है और भी है, शेर और कुत्ते में कुछ तो समानताएं हैं लेकिन थोड़ी कम है। तो आगे चल के एक ही ऑर्डर में आ गए, आगे चल के एक ही ऑर्डर में आ गए, ऑर्डर हो गया कार्निवोरा। क्या हो गया? कार्निवोरा हो गया। तो शेर और बिल्ली जिनकी फैमिली, जिनका जीनस अलग अलग है, शेर और बिल्ली जिनका जीनस अलग अलग है लेकिन फैमिली एक है, इनमें कॉमन कैरेक्टर ज्यादा होंगे, इनमें कॉमन कैरेक्टर ज्यादा होंगे ऑर्डर की तुलना में। यानी फैमिली से जब ऊपर ऑर्डर पे जाएंगे तो कॉमन कैरेक्टर्स घट रहे हैं। फिर से देखो लिखा है, ऑर्डर बीइंग अ हायर कैटेगरी, ऑर्डर चूंकि ऊपर की कैटेगरी है, इज द असेंबलेज ऑफ, असेंबलेज कहते हैं जोड़, जोड़ यानी फैमिली के मिलने से बनता है, एक जैसी फैमिली मिलने से ऑर्डर बनेगा। विच एग्जिबिट अ फ्यू सिमिलर कैरेक्टर, यानी कॉमन कैरेक्टर थोड़े कम हो जाएंगे। द सिमिलर कैरेक्टर आर लेस इन नंबर, सिमिलर कैरेक्टर कम होंगे किसकी तुलना में? एज कंपेयर टू डिफरेंट जनरा इंक्लूडेड इन अ फैमिली, जो डिफरेंट जनरा एक ही फैमिली में इंक्लूडेड हो गए हैं, जैसे पैंथेरा और फैलिस एक ही फैमिली फैलिडी में आ गए, इसमें कॉमन कैरेक्टर ज्यादा होंगे। यानी जो जीव एक ही फैमिली के अंदर है उनमें कॉमन कैरेक्टर ज्यादा हैं, और जो जीव जो अलग अलग फैमिली है जिनको मिला के ऑर्डर बनाया गया है उनमें कॉमन कैरेक्टर उतने नहीं होंगे। समझो, सिंपल भाषा में समझो, फैमिली से जब ऑर्डर की तरफ जा रहे हैं तो कॉमन कैरेक्टर्स क्या हो रहे हैं? घट रहे हैं, सिंपल भाषा में। प्लांट फैमिलीज लाइक कॉन्वोल्वुलेसी, सोलानेसी आर इंक्लूडेड इन ऑर्डर पॉलीमोनियस। कुछ दो फैमिली है प्लांट की, कॉन्वोल्वुलेसी और सोलानेसी, इनको एक ही ऑर्डर में डाला गया है पॉलीमोनियस, क्योंकि इनमें कुछ कैरेक्टर मैच करते हैं, वो कैरेक्टर है फ्लोरल कैरेक्टर। कॉन्वोल्वुलेसी, सोलानेसी फैमिली को एक ही ऑर्डर में रखा गया क्योंकि इनके फ्लोरल कैरेक्टर्स, फूलों के लक्षण एक जैसे दिखते हैं। ऑर्डर कार्निवोरा में क्या क्या आ गए? ऑर्डर कार्निवोरा में फैलिडी भी आ गया जिसमें शेर और बिल्ली आते हैं, और ऑर्डर कार्निवोरा में कैनिडी भी आ गया, कैनिडी में कुत्ते होते हैं, कैनिडी में कुत्ते होते हैं। तो अच्छा ये बताओ, ये कार्निवोरा हो गया, कार्निवोरा एक ऑर्डर है, ठीक है, इसके अंतर्गत फैलिडी और कैनिडी आ गया। फैलिडी में आ गया पैंथेरा और फैलिस, पैंथेरा होता है शेर और फैलिस हो गया बिल्ली, दोनों एक ही फैमिली में रखे गए क्योंकि कॉमन कैरेक्टर ज्यादा है। कुत्ते को बिल्लियों के साथ नहीं रखा गया, दूसरी फैमिली में रखा गया, कैनिडी में रखा गया, क्योंकि शेर और कुत्ते में उतनी समानताएं नहीं है, शेर और बिल्ली में ज्यादा समानताएं, दोनों को फैलिडी में डाला गया, और शेर और कुत्ते में उतनी समानताएं नहीं है तो शेर की फैमिली फैलिडी कर दी बिल्ली के साथ, और कुत्ते को कैनिडी में रख दिया। लेकिन शेर और कुत्ते में कुछ तो समानताएं हैं, इसकी वजह से एक ही ऑर्डर में डाल दिए गए,
वो ऑर्डर क्या हो गया? तो कार्निवोरा में फेलिडी भी आ गई और कैनिडी। अब और ऊपर चलते हैं, ऑर्डर के ऊपर आता है क्लास। ऑर्डर और उससे ऊपर वाली कैटेगरीज ग्रुप ऑफ कैरेक्टर्स पर बेस्ड होती हैं। दिस कैटेगरी इंक्लूड्स रिलेटेड ऑर्डर। क्लास में एक जैसे ऑर्डर मिलकर के क्लास बनाते हैं, एक जैसे ऑर्डर मिलकर के क्लास बनाते हैं। जैसे ऑर्डर प्राइमेटा, ऑर्डर प्राइमेटा जिसमें आते हैं मंकी, गोरिल्ला, गिब्बन, और हम लोग भी आते हैं। हम लोग सब प्राइमेट्स है। मंकी हो गया वानर, गोरिल्ला हो गया एप है, और गिब्बन एप है, और ह्यूमन बीइंग मनुष्य। तो मंकी है, गोरिल्ला, गिब्बन, ये सब प्राइमेटा में आते हैं, ऑर्डर प्राइमेटा। इन सभी को रखा गया इनके साथ, कार्निवोरा के साथ। कार्निवोरा में कौन कौन से आते हैं? कार्निवोरा में टाइगर, कैट और डॉग। टाइगर, कैट और डॉग कार्निवोरा में आते हैं, ऑर्डर कार्निवोरा। प्राइमेटा ऑर्डर में आते हैं मंकी, गोरिल्ला, गिब्बन और ह्यूमन बीइंग। इन दोनों में कुछ समानता है, बहुत कम। तो दोनों ऑर्डर को एक ही क्लास में डाल दिया गया, मैमेलिया में। तो मैमेलिया में कौन कौन से ऑर्डर आ गए? ऑर्डर प्राइमेटा और ऑर्डर कार्निवोरा। इनमें कॉमन कैरेक्टर उतने ज्यादा नहीं है। तो जैसे जैसे हम ऊपर जा रहे हैं कॉमन कैरेक्टर्स घटते चले जा रहे हैं, लेकिन कुछ कॉमन कैरेक्टर होने की वजह से प्राइमेटा और कार्निवोरा को एक ही ऑर्डर में डाल दिया गया, मैमेलिया। मैमेलिया मतलब सभी में क्या दिखाई पड़ेगा? सभी में मेमोरी ग्लैंड्स है, सभी के बॉडी पर हेयर्स है, सभी के एक्सटर्नल ईयर है। इसी वजह से सबको एक ही क्लास में डाल दिया गया, मैमेलिया में। तो ऑर्डर प्राइमेटा, ऑर्डर कार्निवोरा, इनका कॉमन क्लास है क्लास मैमेलिया। अब आ जाओ, क्लास के ऊपर आता है फाइलम। दिस कैटेगरी इंक्लूड्स रिलेटेड क्लासेस। इस कैटेगरी में एक जैसे क्लासेस मिल करके बनाते हैं फाइलम। एक जैसे क्लासेस मिल करके बनाते हैं फाइलम। एनिमल में फाइलम यूज होता है, लेकिन प्लांट में फाइलम की जगह डिवीजन यूज होता है। अमंग प्लांट क्लासेस विद अ फ्यू सिमिलर कैरेक्टर with are assigned to a higher category called division। पौधों में क्लासेस मिल करके डिवीजन बनाते हैं, कॉमन कैरेक्टर उतने ज्यादा नहीं हो रहे हैं। तो जैसे जैसे ऊपर जा रहे कॉमन कैरेक्टर घटते चले जा रहे हैं। पौधों में एक जैसे क्लासेस मिलकर डिवीजन बनाते हैं, और एनिमल्स में फाइलम बनाते हैं। एनिमल्स हैविंग कॉमन फीचर्स लाइक, एनिमल्स जिनमें कुछ कॉमन फीचर हैं, जैसे कि प्रेजेंस ऑफ नोटोकॉर्ड एंड डोर्सल हॉलो न्यूरल सिस्टम, यानी डोर्सल हॉलो नर्व कॉर्ड। ऐसे एनिमल जिनके पास नोटोकॉर्ड है, जिनकी लाइफ साइकिल में नोटोकॉर्ड बनती है, और जिनके पास डोर्सल हॉलो नर्व कॉर्ड यानी स्पाइनल कॉर्ड है, तो इनको एक ही फाइलम में रखा गया है, कॉर्डेटा में। इनको किसमें रख दिया गया? कॉर्डेटा में। तो एक जैसे क्लास मिल करके फाइलम बनाते हैं एनिमल में, और प्लांट्स में डिवीजन बनाते हैं। जैसे फाइलम कॉर्डेटा में कौन से एनिमल्स आते हैं? फाइलम कॉर्डेटा में वो सारे एनिमल्स आ जाएंगे जिनके पास नोटोकॉर्ड है और डोर्सल हॉलो नर्व कॉर्ड यानी स्पाइनल कॉर्ड है। तो एक जैसे ऑर्डर है, एक जैसे क्लास है, सॉरी, एक जैसे क्लास मिल करके फाइलम बनाते हैं। फाइलम हो गया कॉर्डेटा। कॉर्डेटा में वो सारे एनिमल्स आ जाएंगे जिनके अंदर नोटोकॉर्ड है और जिनके पास डोर्सल हॉलो न्यूरल सिस्टम यानी नर्व कॉर्ड है। हमारी स्पाइनल कॉर्ड डोर्सल साइड यानी पीठ की तरफ होती है, और अंदर से खोखली होती है, हॉलो होती है। तो वो सारे एनिमल जिनके पास नोटोकॉर्ड है, डोर्सल हॉलो न्यूरल कॉर्ड है, वो सभी कॉर्डेटा फाइलम में आ गए। प्लांट्स में फाइलम की जगह डिवीजन यूज होता है। अब एक जैसे फाइलम मिलकर के किंगडम बनाते हैं। एक जैसे फाइलम मिलकर क्या बनाते हैं? किंगडम। ऑल एनिमल्स बिलोंगिंग टू वेरियस फाइला आर असाइन्ड टू द हाईएस्ट कैटेगरी। सारे एनिमल फाइला मिल करके, एनिमल्स के सारे फाइलम मिल करके, सारे फाइलम को फाइला कहते हैं। सारे फाइला मिल करके किंगडम एनिमेलिया बनाते हैं, और पौधों में सारे डिविजन्स मिल करके किंगडम प्लांटी बनाते हैं। ऑल प्लांट्स बिलोंगिंग टू वेरियस डिवीजन लिखना था, फाइला लिख दिया। लिख लो, इसको काट के, गलत छप गया। All plants belonging to various divisions are assigned to the highest category called kingdom plantae। और ऊपर पहुंच गए। The above categories kingdom, phylum, class, order, family, genus, species, ये ब्रॉड कैटेगरीज है, बड़ी बड़ी कैटेगरीज है। और इसके अंदर क्या हो सकती हैं?
सब कैटेगरीज होती है क्लासिफिकेशन को बेहतर बनाने के लिए। However, taxonomists have also developed subcategories like subphylum, subclass. ये वाला आएगा नीचे जो लिखा है, इसको जरा देखना, जो डार्क से लिखा है। कह रहा as we go higher from species to kingdom, जब हम स्पीशीज से किंगडम की तरफ जाते हैं, the number of common characteristics goes on decreasing. नीचे से ऊपर जाने पर सामान्य लक्षण कम हो जाते हैं, कॉमन कैरेक्टर्स घटते हैं, लेकिन टैक्सॉन ग्रुप बड़ा होता जा रहा है। मैमेलिया से बड़ा हो गया आपका मैमेलिया, कॉर्डेटा और बड़ा हो गया, कॉर्डेटा के बाद एनिमेलिया और बड़ा हो गया। तो नीचे से ऊपर जाने पर कॉमन कैरेक्टर्स घट रहे हैं और टैक्सॉन यानी ग्रुप बड़ा होता जा रहा है। सबसे बड़ा ग्रुप तो एनिमेलिया है, सबसे ऊपर है। लोअर द टैक्सा, नीचे के टैक्सा की बात करते हैं, स्पीशीज और जीनस की बात करते हैं, नीचे के हैं। मोर आर दी कैरेक्टरिस्टिक दैट द मेंबर्स विद इन द टैक्सॉन शेयर, इनमें ज्यादा लक्षण आपस में एक जैसे होंगे। नीचे के टैक्सा में जैसे जीनस और स्पीशीज हो गया, जीवों के बीच में समानताएं बहुत ज्यादा होंगी, तो जीवों के बीच में संबंध स्थापित करना आसान होगा। और जैसे जैसे ऊपर जाएंगे तो कॉमन कैरेक्टर्स घटते जाएंगे और जीवों के बीच में संबंध स्थापित करना मुश्किल होता चला जाएगा। तो हायर द कैटेगरी ग्रेटर इज द डिफिकल्टी ऑफ डिटरमाइनिंग द रिलेशनशिप टू अदर टैक्सा एट द सेम लेवल। इसका दोनों लाइनों का मतलब समझो। कह रहा लोअर द टैक्सा, नीचे के टैक्सा की बात कर रहे हैं, जीनस और स्पीशीज। मोर आर द कैरेक्टरिस्टिक दैट द मेंबर विद इन द टैक्सॉन शेयर, बहुत ज्यादा आपस में लक्षण साझा करते हैं। नीचे के टैक्सा के एनिमल्स या प्लांट्स आपस में बहुत ज्यादा लक्षणों को साझा करते हैं, यानी उनमें कॉमन कैरेक्टर्स बहुत होते हैं। जब हम ऊपर जा रहे हैं तो दिक्कत हो रही है क्या? हायर द कैटेगरी, जैसे ऊपर भाग रहे हैं, ग्रेटर इज द डिफिकल्टी ऑफ डिटरमाइनिंग द रिलेशनशिप टू अदर टैक्सा एट द सेम लेवल। जीवों के बीच में संबंध स्थापित करना मुश्किल होता है क्योंकि कॉमन कैरेक्टर्स घटते जा रहे हैं, कॉमन कैरेक्टर्स घटते जा रहे हैं, तो क्लासिफिकेशन मुश्किल होता जाएगा। जैसे नीचे के टैक्सा है जैसे जीनस और स्पीशीज, इनमें कॉमन कैरेक्टर्स ज्यादा नजर आ रहे हैं, तो जीवों के बीच में संबंध स्थापित करना आसान है। लेकिन जैसे जैसे हम हायर ऊपर जा रहे हैं तो क्लासिफिकेशन में हम दिक्कतें महसूस कर रहे हैं क्योंकि जीवों के बीच में लक्षण कॉमन कैरेक्टर्स कम होते जा रहे हैं और जीवों के बीच में संबंध स्थापित करना मुश्किल हो रहा है। तो ऊपर जाने पर क्लासिफिकेशन में दिक्कतें आ रही है और नीचे आने पर आसानी हो रही है। यहां पर 4 जीवों का क्लासिफिकेशन दे रखा है। ये 100% याद कर लेना सबसे पहले जाकर के। 2 प्लांट है और 2 एनिमल है। पहले हम पढ़ेंगे मैन का क्लासिफिकेशन, इधर से पढ़ना। मैन में फाइलम है कॉर्डेटा, क्लास है मैमेलिया, ऑर्डर है प्राइमेटा, फैमिली है होमिनिडी और जीनस है होमो। मैन का बायोलॉजिकल नेम है होमोसेपियंस, ये स्पीशीज है। फिर आता है हाउस फ्लाई। हाउस फ्लाई का हो गया फाइलम आर्थ्रोपोडा, क्लास इंसेक्टा, ऑर्डर डिप्टेरा, फैमिली मसिडी आया है, जीनस मस्का। पूरा नाम हाउस फ्लाई का मस्का डोमेस्टिका। ये तो 2 एनिमल्स हो गए। प्लांट में मैंगो है, मैंगो का डिवीजन है एंजियोस्पर्मी, ये डिवीजन होगा, फाइलम यूज नहीं होता। एंजियोस्पर्मी डिवीजन हो गया क्लास डाइकोटिलिडनी, ऑर्डर सैपिंडेस, फैमिली एनाकार्डिएसी, जीनस मैंजीफेरा और मैंगो का पूरा नाम मैंजीफेरा इंडिका। फिर वीट आता है, वीट गेहूं, डिवीजन एंजियोस्पर्मी, क्लास मोनोकोटिलिडनी, ऑर्डर पोएस, फैमिली पोएसी, जीनस ट्रिटिकम, पूरा नाम ट्रिटिकम मैक्सिमम। ये लिखा तो ऐसे है, ऐसे। तुम अब करना कि याद करने का तरीका यह है कि इसको तुम ऐसे लिखना, इधर फाइलम बटे डिवीजन, फिर इसके बाद फाइलम के बाद क्लास, फिर ऑर्डर, फिर ऑर्डर के बाद फैमिली, फिर जीनस, फिर स्पीशीज। फाइलम क्लास, फाइलम किंगडम भी तो आएगा, किंगडम ऐसा लिखना, किंगडम फाइलम क्लास ऑर्डर फैमिली जीनस और स्पीशीज, ऐसे लिख लेना। और इधर सबका लिखना,
पहले तुम लिखना, किसका लिखोगे? मैन का। मैन का लिख लो, इधर ही लिख लेना, ऐसे लिख लेना। इसको ऐसे ऐसे याद करना, ऐसे लिखा है लेकिन लिख के ऐसे याद करना। मैन का किंगडम क्या हो गया? किंगडम एनिमेलिया हो गया। क्या हो गया? एनिमेलिया हो गया। मैन का फाइलम, फाइलम कॉर्डेटा हो गया। क्लास, क्लास मैमेलिया हो गया। फैमिली, ऑर्डर प्राइमेटा हो गया। फैमिली होमिनिडी, फैमिली होमिनिडी। जीनस होमो और स्पेसिफिक नेम सेपियंस। इधर तो ऐसे लिख के याद करना। इसके बगल में लिख लेना, इसके बगल में आ जाएगा तुम्हारा हाउस फ्लाई का, तो हाउस फ्लाई का यहां लिखना। तो हाउस फ्लाई का सारा लिख डालना ऐसे, जैसे हमने मैन का लिखा। तो हाउस फ्लाई का भी सारा ऐसे लिख लेना। फिर उसके बगल में मैंगो का लिख लेना, फिर वीट का लिख लेना। इसको ऐसे खड़ा खड़ा लिख करके याद कर लेना। आज जाना तो सबसे पहले इसी को ही याद करना, क्योंकि सबसे ज्यादा सवाल इसी से ही आए हैं। पढ़ लेना, समझ में कुछ आया? ये पूरा चैप्टर हो गया।